नहीं करना है। अपने अपने बच्चों पर ये समझना है कि अपने फ्यूचर के बच्चों पर जो सबसे बड़ा परोपकार हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि उन्हें जन्म ना दें, कि वो अपनी यात्रा में रहें और आगे बढ़ते रहें। और हमें भी यही प्रार्थना करनी चाहिए कि अपना व्यक्तिगत दायित्व समझ के करना चाहिए, ना कि ये सरकार का है तो जाने दीजिए, वो कहे वो सरकार आपकी ही है, वो कोई पराई नहीं है। अब अगर अंग्रेजों के जमाने का नहीं रह गया कि वो कोई और है आपके ऊपर राज्य कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। समाज में जो ये चीज है कि हमारी पार्टी की सरकार नहीं है तो हम उसके अगेंस्ट चलेंगे, नहीं, उसके अगेंस्ट एक बार चलो, जब वोटिंग आती है तब तुम्हारा आइडियोलॉजी नहीं फिट हो रहा है तुम अपनी पार्टी को वोट दो, पर बाकी जो 5 साल होते हैं वो पूरे समय अपनी सरकार के प्रति समर्पित रहना है और उसको अपनी ओर से पूरा योगदान देना है कि ताकि आपका समाज जो है उन्नत हो, आपका जीवन सरल, सुगम और सही तरीके से कैसे चले, इस पे हम सभी को ध्यान देना है। तो ये नहीं कि सरकार प्लांटेशन लगा के गई तो दूसरी पार्टी की सरकार है तो हम उस प्लांटेशन को उगने नहीं देंगे। बहुत सारी जगहों पर अपने देश में ये भी चीजें हो रही हैं कि उसको क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। तो ये सब बेवकूफी वाली चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। हर कदम पर अपनी सरकार का सहयोग करना है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए जो भी हर समय में किसी भी पार्टी की सरकार हो, परंतु हर समय में जो बच्चे चलाते हैं अपने देश को वो पढ़े लिखे रहते हैं, उनकी बुद्धि रहती है, उनकी मेंटालिटी वैसी रहती है, उनको सिखाया वैसा जाता है कि वो हमेशा हमारे समाज का भला ही चाहते हैं। तो यदि प्लांटेशन आपके यहाँ पे सरकार द्वारा कराया गया है, आजकल बहुत सारा ये जो होती है दूध हम लोगों को बताते रहते हैं बच्चे लोग कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो बहुत सारे पेड़ वृक्ष जो है वो मर जाते हैं। तो वो इसलिए मरते हैं क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन उसमें नील रहता है। यदि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा तो हमारे जो प्लांटेशन ड्राइव्स होती है, हमारी सरकार हर साल करोड़ों वृक्ष लगाती है, उन वृक्षों को भी हम संरक्षित कर पाएंगे और साथ में हमें जो है अपनी ओर से जो वृक्ष प्लांट कर रहे हैं वो तो करनी है। कोई त्योहार आ रहा है, अब होली दिवाली ये सब चीजों में हम क्या ऐसी चीजें करते हैं जिनका कोई देवता से मतलब नहीं है, कोई जो है हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे विकार उसमें कुछ कम नहीं हो रहे हैं, हम कोई देवी देवता से नहीं जुड़ रहे हैं, उसमें कोई ध्यान नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, केवल आडंबरों के पीछे भाग रहे हैं, उल्टा पर्यावरण दूषित और उल्टा हम पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। उसमें जो हमारा देव स्वरूप है अब उसमें हम केमिकल डाल रहे हैं, उसमें हम धुआं कर रहे हैं अनायास का। अब हम कोई फेस्टिवल आ रहा है उसमें हम कलर की गई मूर्तियों को ले जाकर नदियों में बहा दे रहे हैं, हमारी नदियों में, उससे जो मिट्टी है वो नदियों में जा रही है, कलर नदियों में जा रहा है, कलर से नदी प्रदूषित हो रही है, मिट्टी से नदी उछली हो रही है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम अपना ही कल खराब कर रहे हैं। तो फेस्टिवल्स जो होते हैं उनका कभी भी ध्येय ये नहीं होना चाहिए कि हमारा कल खराब हो, बल्कि उसका ध्येय ये होना चाहिए कि हमारा आज भी बेहतर हो और हमारा कल भी बेहतर हो। हम हमेशा जब भी ये हमेशा अक्सर देखा जा रहा है कि जब भी हम खुश होते हैं, हमारी जो संस्कृति है उसमें ये होता है कि हमारी खुशी को दर्शाना मतलब एनवायरनमेंट का खराब करना, ये होता है। चाहे त्योहार आए तो उसमें पानी खराब कर लो, पानी बहा दो अननेसेसरी, उसके बाद नदियों में विसर्जित कर दो, फिर उसमें जो भी है आपका सिर्फ एक ही चीज विसर्जित नहीं होती है, मूर्ति भी विसर्जित होती है, उसके साथ जो केमिकल्स है वो विसर्जित होते हैं, प्लास्टिक डालते हैं, उसका आपका जो भी भोग का सामान है सड़ा हुआ वो सब डालते हैं, फूल डालते हैं, तभी क्या क्या चीजें हैं जो ऑर्गेनिक और नॉर्गेनिक सब डाला जाता है, उससे पूरा नदी भी दूषित हो जाती है। फिर और भी ऐसी चीजें हैं कि जैसे कि विवाह हो रहा है उसमें इतना प्रदूषण कर दे रहे, दिवाली है उसमें इतना प्रदूषण हो रहा है, हवा का प्रदूषण, हर चीज में जब जब मनुष्य खुश होता है तब वो हमेशा एनवायरनमेंट पे वो टोल आता है। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए हमको ये भूलोक नहीं बनाना है, हमको ये भूलोक मनुष्य और देवताओं को सेटिस्फाई करने के लिए बनाना है, और असुरों को यदि यहाँ पे आना है तो वो मनुष्य और देवताओं के नियमों के अनुसार है। ये ऐसी व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। अब कुछ लोग फ्रॉड करके पैसा कमा रहे हैं, क्या उनके लिए हम हर फ्रॉड को लीगल थोड़ी कर देंगे? तो उस चीज को हम सभी को जो है सोचना पड़ेगा, और ऐसी चीजें यहाँ पे करो, पैसे कमाने के ऐसे स्रोत बनाओ जिससे में कि प्रकृति का हार्म जो है नहीं हो और हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़े। और कैसे माँ बहुत अच्छे से जानती है कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अनुसार उसने पेड़ों को जन्म दिया है पर्टिकुलर इसमें। तो जैसे यहाँ पे धूप बहुत पड़ती है तो आपको ऐसे पेड़ दिखेंगे ज्यादातर कि जो ज्यादातर छांव देंगे, है ना, जैसे वट है, पीपल है, आम है, ये बहुत घने और आसानी से लग जाने वाले, कि मतलब ऐसे जो जिनको इतनी पानी की आवश्यकता भी नहीं है फिर भी लग जाते हैं,
और कई वर्षों तक रहते हैं, जिनको आपको मेंटेन भी नहीं करना पड़ता। वही अगर आप जाके समंदर की कोस्ट लाइन पे अगर आप देखेंगे तो ये पेड़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तापमान एक मेंटेन रहता है इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी के कारण। तो फिर वहाँ पे कोकोनट और अलग पाम इस तरह के पेड़ दिए। अपने यहाँ अभी भी देवी एक ही बात सबसे पहले याद रखना है, माँ एक ही बात बार बार बोलती है, तमस नहीं बढ़ाना है किसी भी चीज में। तो ऐसा चीज मत करो कि तुम्हारा जीव रोए कि मैं एक वृक्ष लगा दिया हूँ, उसको पालने में मेरे बच्चे की फीस से ज्यादा पैसा लग रहा है, ऐसा चीज नहीं करना। कुछ स्टेट्स में हम देख रहे हैं जहाँ पे जो रिप्लेनिशमेंट रेट होता है उससे कम जिनका फर्टिलिटी हो गया है, वो लोग अभी नई स्कीम्स निकाल रहे हैं कि बच्चा पैदा होने पे आप जो है कुछ अमाउंट उसमें दे रहे हो, आप इंसेंटिव आप दे रहे हो। अब आप ये सोचो वो इंसेंटिव ले कौन रहा है? वो इंसेंटिव कोई जिसके पास धन है वो आपके इंसेंटिव के लिए बच्चे पैदा नहीं करेगा। वो बच्चे कौन करेंगे? जो बच्चों के लिए वो आपका इंसेंटिव लगभग 6 महीने 8 महीने का उनका खर्चा है, वही लोग उस इंसेंटिव के पीछे भागेंगे। तो उससे आप कौन सी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो? आप अपनी डिपेंडेंट पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हो। डिपेंडेंट पॉपुलेशन को बढ़ाकर आप कभी भी एक डेवलप्ड नेशन नहीं हो सकते हो। हमको एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह नहीं सोचना है। मैं बात जल की ही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये पॉपुलेशन जब बढ़ेगी ना, ये आपकी जो गवर्नमेंट से आप मैसेज दोगे ना ये उसको मान पाएगी, इसको समझेगा ही नहीं, ना उसके पास उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेस रहेंगे, तो वो उसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकती है। तो आप कैसे कराओगे उस चीज को? तो यह जरूरी है ध्यान रखना हमें कि पॉपुलेशन को किसी भी हाल में हमें रोकना पड़ेगा और अपनी पॉपुलेशन को घटने देना पड़ेगा। माँ कहती है इस समय हमारी पॉपुलेशन लगभग 4 to 5 टाइम्स ज्यादा है, 1-2 गुना नहीं, 4 to 5 टाइम्स जितना हमारा देश सपोर्ट कर सकता है, उससे 4 to 5 टाइम्स मोर पीपल आर हियर राइट नाउ। और उसके कारण हमारी प्रकृति पर, हमारे संसाधनों पर, हमारी हर चीज पर जो है प्रेशर आ रहा है, ज्यादा प्रेशर आ रहा है। आप इतना प्रेशर सोचिए कि माँ को यहाँ पे आ गई, उसी चीज को सही करने के लिए ये मैसेज आज हम दे रहे हैं आपको। तो हम भी तो आप लोग जो व्यवस्था आज तक एग्जिस्ट कर रही थी उसी व्यवस्था से हम लोग भी आए, तो वो पर्सपेक्टिव बदला वो माँ के आने के बाद, जब माँ ने बताया कि इस तरह की गलतियां हम लोग कर रहे हैं। तो एक पहली बार संतान नहीं हुई ये भी सही है, कोई जरूरत नहीं है संतान करने की, आवश्यक चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज हमारे समाज में अब तक भ्रांति थी सांस्कृतिक रूप से, उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे पॉपुलेशन पे, आपके साथ जो है अवश्य हम पूरा एक पॉडकास्ट लेंगे उसमें। तो वो बच्चा एक भी करने की जरूरत नहीं रहती है। पहले तो ये समझना है, जिनके पास बहुत ज्यादा है, आपके पास ऐसा लग रहा है कि कुछ देने के लिए है समाज को देने के लिए, तो बच्चा आप जन्म करो। अन्यथा बच्चा करने की, चाहे लड़का या लड़की, दोनों में से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यदि एक हो चुका है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपका काम चल जाएगा। आपने अगली पीढ़ी को कुछ देने की आपकी क्षमता है, तो आप अवश्य उस बच्चे के थ्रू आप समाज में ट्रांसफर कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है लड़की हो गई लड़का चाहिए, उस बात के बारे में मत सोचो, क्योंकि इन द एंड आप उससे क्या कर रहे हो? आप उससे केवल जो है समाज के ऊपर एक बर्डन बढ़ा दे रहे हो, खुद के ऊपर भी बर्डन बढ़ा दे रहे हो अननेसेसरी। और एक जीव को जबरदस्ती सूक्ष्म जगत से खींच के आप लेके आ रहे हो मनुष्य में, और यदि उसका पोशाक गलत रहेगा, कुछ गलत कर्म रहेंगे, तो आपके यहाँ पे गलत जीव जन्मेगा, तो वो जो है पूरी जिंदगी में प्रताड़ित रहेगा। तो बच्चे नहीं हुए सबसे अच्छा, एक हुए बहुत हो गया, एक हो चुका है दूसरा करने की जरूरत नहीं है, 2 हो चुके हैं, दोनों लड़कियां हैं या दोनों लड़के हैं, बंद करो। उसके बाद तो बात ही नहीं होनी चाहिए, तीसरे की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, चाहे जो अवस्था हो। क्योंकि देखो जो रिसर्च, साइंस का यूज क्या है? साइंस का यूज रिलीजन को खंडन करने के लिए यूज करने वाले सब बेवकूफ लोग हैं एक नंबर के। साइंस का मूल यूज जो है वो मानव व्यवस्था को, मानवीय लाइफ को यहाँ पर इस लोक में बेटर करना ही है। तो जो भी हमारे पास, हर गांव के पास जो भी बंजर भूमियां हैं, उन बंजर भूमि पर, खाली भूमियों पर पहली बात फॉरेस्टेशन करो, और दूसरा चीज तालाबों को लगाओ वहां पर। ये नहीं कि जंगल काट के तालाब लगा रहे हो, जो भूमि है उस पे तालाब लगाओ, जंगलों को जंगलों के स्थान पे रहने दो और उसके साथ तालाब बनाओ। उससे गुरुजी अभी काफी भक्तों का ये मतलब प्रश्न था कि आने वाले समय में पानी तेल से भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। अब बहुत सारे देशों में है ही है, कई देश ऐसे हैं जहां पर वास्तविक रूप से ये चीज है कि जो है वहां पे
तो जहाँ फ्रेश वाटर नहीं है, जिन जगहों पर रेगिस्तान में समंदर के किनारे बने हुए जो देश हैं, उन देशों में ये व्यवस्था आज भी है। और हम लोग, हमारी जो पॉपुलेशन है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उन लोगों का चीज ब्लाइंडली अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। परंतु ये हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो उस लेवल तक लगभग अगले 100 साल नहीं पहुंचने वाला है। हम बातें जो कर रहे हैं ये तो हम प्रयास की ओर लेके जा रहे हैं ना, पर उस लेवल पर अगर जो हम बातें कर रहे हैं इनको हम फुल्ली इम्प्लीमेंट करेंगे, तब जाके वो 1, 2, 3 जनरेशन में हम उस जगह पर पहुंचेंगे। और आज की हम बात करें तो ऐसी चीज हमारी कभी नहीं होगी। हमारे लोग 100 रुपए 150 रुपए लीटर पानी कभी खरीद ही नहीं पाएंगे। जो एक अगर व्यक्ति है और 10,000 अगर केवल महीना कमा रहा है और 4 से 5 बच्चे पैदा कर रहा है, तो वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो उन बच्चों की क्या गलती है कि जिनको आप यहाँ लेके आए वो बच्चे, अगर आप उनका तो खराब हो गया ना, उसका तो बंटवारा होगा ना। अगर उसका इतना सा लैंड है उसमें 5 बच्चों का हिस्सा होगा। बैठ के जो आर्गुमेंट बेसिस आर्गुमेंट्स कर रहे हैं कि उनको शिक्षा दे दो, शिक्षा देने से लैंड नहीं बढ़ने वाला, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बढ़ने वाले। ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कर दे कि उनका एजुकेशन वो बना दे। आज जो भी आप फॉरेन में देख रहे हो केवल और केवल इसीलिए ज्यादा सही है, उनका जो भी डेवलपमेंट जो दिख रहा है, जो पर कैपिटा दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वो इसीलिए अच्छा है क्योंकि उनमें डेंसिटी कम है। उनका जितना लैंड है, उनका जितना रिसोर्स है, उस अनुसार उनका पॉपुलेशन कई गुना कम है, इसलिए आज वो सब हो रहा है। तो अगर आपको वैसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए अपने लैंड में, तो सबसे पहली बात है पॉपुलेशन को एक इसमें नियंत्रित करना पड़ेगा। हमारे यहाँ के हर कपल को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा पॉपुलेशन कम करने में। वो कैसे करेंगे? अगर आप कपल हो, कोई संतान आप नहीं कर रहे हो, तो आपने कंट्रीब्यूट किया। क्यों? क्योंकि आप दोनों के जाने के बाद वो आपने कुछ बढ़ाने में योगदान नहीं दिया, यानी कि 2 तो कम हो गए। कंज्यूम करने वाला कोई नहीं, कंज्यूम करने वाला आप कोई छोड़ के नहीं गए। और ये सब नहीं सोचना है कि मेरा जो है, अभी लोगों का 2-5 एकड़ जमीन रहता है उसके लिए बच्चा पैदा कर लेते हैं। आप क्या दे रहे हो अगली पीढ़ी में? 2-5 एकड़ की जमीन की खेती में आज का जो है संसार नहीं चल पा रहा है बच्चों का। आगे जब महंगाई बढ़ेगी तो क्या ही चलेगा। तो वो क्या रहा है, हम लोग जो भी बिल्डिंग्स बना रहे हैं उनको टोटल कंक्रीट कर डाल रहे हैं, यानी कि ग्राउंड वाटर नीचे जाने का कोई मार्ग ही नहीं बच रहा है। उसको हम ऊपर से निकाल रहे हैं, जो भी हमारे छत में भी जो वाटर आ रहा है उसको ले जाके नालियों में डाल दे रहे हैं। नालियाँ पूरी कंक्रीट की, सारा चीज ले जाकर उसके बाद नदियों में डाल दे रहे हैं, उससे हमारा नदियाँ भी पॉल्यूट होंगी। तो पहला चीज ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश होने नहीं दे रहे हैं किसी भी प्रकार से। दूसरा चीज, जो फ्रेश वाटर हमारे पास है उसको भी हम पॉल्यूट कर दे रहे हैं। तो ये रॉन्ग डेवलपमेंट है। अब इस चीज को हमें सुधारना चाहिए कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, जितना कंजम्पशन डिसाइड होना चाहिए, साइंटिफिक रूप से वो कैलकुलेट किया जा सकता है। आप इतने रूम्स बना रहे हो, इतना चीजें वहाँ पे, इतनी पॉपुलेशन वहाँ स्टे करने वाली है, इतना एनुअल आपका वाटर कंजम्पशन होना है। सो फॉर दैट द रिप्लेनिशमेंट हैज टू बी देयर। और उसके लिए आपको जो अंडरग्राउंड टैंक्स वगैरह रेन वाटर हार्वेस्टिंग के होते हैं वो आपको बनाने पड़ना चाहिए, वो मैंडेटरी होना चाहिए। इस पीढ़ी को हमें सोचना पड़ेगा, अन्यथा अगली पीढ़ी को सोचने पर भी उसको रिवर्स करने का चांस नहीं है। और एजुकेटेड जो पीढ़ी है अपने आप को जब वो बोलती है कि एजुकेटेड है करके, तो एजुकेटेड केवल एक ही इससे है कि अगर आप इन्वायरमेंट का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एजुकेटेड नहीं। अगर आप माइंडलेसली डेवलपमेंट किए जा रहे हो, एनवायरमेंट को दाव पे रखते हैं, तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं, आपसे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं। ये तय करना पड़ेगा हम लोगों को। हमारी पॉपुलेशन को हमको 1/4 1/5 पे लेके जाना जरूरी है, ताकि उसके बाद वाली पीढ़ी में हम रिप्लेनिशमेंट टोटली कर सकें। और उसके बाद इस लर्निंग को, जो हमारी लर्निंग रहेगी, जो हमारी इसके पहले वाली पीढ़ी ने 7-7 8-8 10-10 12-12 14-14 बच्चे जो है जन्म किए, उसके बाद वाली पीढ़ी ने 3-3 4-4 बच्चों को जन्म दिया, ये दोबारा गलती ना हो। और पूर्व में वही व्यवस्था थी, हर किसी को संतान उत्पत्ति का जो है अलाउड जो है वो हर किसी को नहीं रहता था। सभी पूरे विश्व में, हमारे देश में नहीं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हुआ करती थी उनमें भी सब में ये रूल हुआ करता था, क्योंकि आप सोसाइटी पे बर्डन नहीं डाल सकते हो। ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपको जो है किसी के प्रति उसमें जाति होती, कोई जाति की बात नहीं है। यदि आप सोसाइटी में जो चीज है, जाति तो उस चीज पे आप कर रहे हैं ना ऑलरेडी, जिसको आप जन्म दे रहे हो, जिसको आप, अगर वो पशु बना होता तो वो जो है अपनी चीजें पेंड ऑफ कर देता, क्योंकि उसका शरीर वैसा रहता।
जब आप मनुष्य बनते हो तो आपको पुरुषार्थ के मार्ग से धन कमाकर ही आप अपने ऊपर संसाधनों को खर्च कर सकते हो। और जब जो नियम है, जो सामाजिक चलन है, उसमें से आप ऐसे स्थिति में हो, ऐसी मानसिक स्थिति में, ऐसा शरीर आपको मिला हुआ है कि आप उसमें से मंथन करके अपनी आजीविका भर का नहीं निकाल सकते हो, तो आप ये एकदम बेसिक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमन लॉ होना चाहिए। इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, कम से कम उस जीव पे दया करनी चाहिए, क्योंकि वो आप ही से उत्पन्न होने वाला जीव है, तो कम से कम अगर उसके ऊपर अगर दया करनी है तो उसको मत पैदा नहीं करना है। अपने बच्चों पर ये समझना है कि अपने फ्यूचर के बच्चों पर जो सबसे बड़ा परोपकार हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि उन्हें जन्म ना दें, कि वो अपनी यात्रा में रहें और आगे बढ़ते रहें। और हमें भी यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें दोबारा यहाँ आने की आवश्यकता ना हो, और उसके लिए माँ की सेवा जरूरी होती है। माँ की सेवा करो, यहाँ पे लाखों लाख साल यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब माँ की पुनः इच्छा होगी तो फिर यहाँ पे वापस आएंगे, पर ये हर 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल में यहाँ पे आने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। और कॉस्मिकली भी, आध्यात्मिक रूप से भी अगर देखा जाए तो भूलों पे आना बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आप समझो ये बहुत पखान शास्त्र बहुत करते, पुराण पुराण तो बहुत ज्यादा पखान करते कि ये अवतार को हमने इतनी तपस्या करके बुला लिया, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप पाप कर रहे हैं। आप भगवान को उनकी उस स्थिति से, उनके लोक से, इतने बड़े लोक से, देवलोक से सीधा पतित करके इस लोक पे यहाँ पे आना मतलब क्या, पतित होना, पतित ही हो रहे हो ना। आप अगर पाताल जाओगे तो आपके बहुत आपकी ये तो नहीं होगा। और जो भी माँ बाप आपको अगर समझो पाताल में अगर कोई तपस्या करके बुला रहा तो आप उसकी आप क्या मानेंगे, आप स्वयं के लिए क्या मानोगे? आप ये बोलोगे ना कि ये तो खराब कर रहे हैं, ये नहीं मुझे पतित करा के वहां पे ले जा रहे हैं, तो ये तो वो बात हो गई। दूसरी बात कि असुरों को भी जो अपन बुला रहे नीचे से ऊपर, वो भी खराब बात है। तो कुल मिला के पृथ्वी पे आना ही सही नहीं है। अब हम तो आ गए क्योंकि ये तो किसी और का पुरुषार्थ था, हमारा तो था नहीं, पर हमारे इसमें अभी ये पुरुषार्थ है कि और आगे की पीढ़ियों को हमको नहीं लेके आना। और माँ कहती है कि ये कोई बुरी चीज नहीं है कि यहाँ पे मनुष्य नहीं रहेंगे। अगर पृथ्वी पे कोई भी मनुष्य ना रहे, एक भी ना रहे, तो भी वो अच्छी बात है, वो कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये देश रहना, कोई भी देश हो, वो देश में पॉपुलेशन रहनी ही चाहिए, उसके टाइप के लोग रहने ही चाहिए, उसकी संस्कृति के लोग रहने ही चाहिए, उसकी भाषा के लोग रहने ही चाहिए, क्योंकि नहीं रहेंगे। सब धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट होगा ही, एक दिन सब कुछ समाप्त होना ही है, वो उसी ओर बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम शून्य से आए हैं तो शून्य में विलीन तो होंगे, शून्य में जाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम आज भुगत क्यों रहे हैं बिना मतलब का? अपने लिए जीने के बजाय हम किसी और जीव को ला दे रहे हैं। वो अभी आपकी 20, 22, 25 साल की उम्र रहती है, उसमें आप बच्चा पैदा कर ले रहे हो, आपकी जिंदगी पूरी निकल जा रही है उस बच्चे के पीछे। फिर 60 साल के होते हो तब समझ में आता है वो बच्चा इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जीने जा रहा है और आपने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब 60 साल के बाद आपके पास जीने लायक कुछ नहीं बच रहा है, तो वास्तव में आप अपना जीवन जी ही नहीं रहे। जबकि यहाँ पे आए हो तो अपना कल्याण करने के लिए आए, अपना जीवन जीने के लिए, उस पुरुषार्थ, उस मन का उपयोग करने के लिए आप यहाँ पे आए हो। तो अत्यधिक जो है, पहली बात, जिन लोगों ने भी ये मूर्खता फैलाई कि लड़का होना जरूरी है, लड़की होना जरूरी है, ये सब केवल सांस्कृतिक मूर्खता है। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं, इसका पारलौकिक व्यवस्था से कोई संबंध नहीं। कोई पूर्वज बनना कोई जरूरी नहीं होता है। पितरों का आप ऐसी कोई अवस्था में रहो ही मतलब कि आपको यहाँ से कोई पिंडदान दे तो आप आगे बढ़ो। आप जो है माँ की सेवा करो। माँ की सेवा करने वाले भक्तों को भूख प्यास लगती ही नहीं है। आप किसी के पूर्वज बनते ही नहीं हो, आपको जरूरत ही नहीं है उस चीज की। तो जो मूल पारलौकिक व्यवस्था है उसका पालन करना जरूरी है, न कि जो मनगढ़ंत मानव निर्मित जो व्यवस्था है, जो पूर्वजों की व्यवस्था है, उस चीज में जाने का प्रयास ही हमें नहीं करना है। तो इसकी साइंस का मेनली यूज वही है कि जो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट से उसको टेक केयर करें, ना कि उसको अवॉइड करते हुए अलग ही दिशा में लेके जा रहे हो और अलग ही चीज उनको पूरा अनदेखा करके उनको दाव पे लगा के अपना अलग से डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये साइंस नहीं, ये मूर्खता है। साइंस इसीलिए बनाया गया है कि जो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कितना सुंदर, आप उसको कितना मजबूत और सुदृढ़ कर सकते हैं, वो साइंस का रिक्वायरमेंट है। और बाकी चीजें, क्योंकि हमारी जो कमाई है वो तो यही है। ये क्या है, आज आपका कोई थ्योरी रह रहा है, कल को बदल जा रहा है। आज आपकी इंस्ट्रूमेंट्स भी काम आ रहे हैं, कल को वो भी बदल जा रहे हैं। कल तक नेट नहीं था, आज नेट आ गया। कल तक टेलीविजन का सारा बोलने वाला था, आज वो बदल गया। ये तो एवर चेंजिंग है। पर जो नहीं चेंज होने वाला है और जिसकी रिक्वायरमेंट हमेशा हमें रहेगी
जैसे आज टीवी की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, नेट आ गया, सोशल मीडिया आ गया, टीवी की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। परंतु पेड़ की हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी, पानी की हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी, जमीन की रहेगी। जो आप उसको पूरा कंस्ट्रक्शन में चला दे रहे हो और एक व्यक्ति 10-20 महल बना के बैठ रहा है जिसके पूरे परिवार में 2 या 4 लोग हैं, तो ये तो एक्सप्लॉयटेशन हो गया ना, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो गया। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इसकी तो हमेशा आजल में रहेगी, हमको भी रहेगी, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी रहेगी। वो ये कोई टीवी और नेट की तरह नहीं है कि हाँ उसी समय 90s तक था, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं, अब दूसरा आ गया। और ना कि उनका कोई रिप्लेसमेंट है, ना पेड़ों का कोई रिप्लेसमेंट है, ना वाटर का कोई रिप्लेसमेंट है, ना हवा का कोई रिप्लेसमेंट है, ना लैंड का कोई रिप्लेसमेंट है। ये बिल्कुल इरिप्लेसेबल है। तो ये आपको इसके लिए सारा वर्क करना है, इसी के लिए साइंस किया गया था। तो इन्होंने ठीक उल्टा कर दिया, उस चीज को पूरा नजरअंदाज करके उन्हीं में से सारा चीज निकाल के निचोड़ के अलग ही ऐसी चीज क्षणिक चीजों में डाल रहे हैं कि जिसका मतलब कोई अर्थ नहीं है, जिसको कोई मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट। मतलब इसी को आप एक्सप्लॉयटेशन कह सकते हैं। जागरूकता फैलानी, पूरे समाज में जागरूकता होनी चाहिए, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास में हम लोग रहें या फिर अमीर हो, सब में जागरूकता पर्यावरण के प्रति होनी चाहिए। किसी के भी काम से पर्यावरण को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। गरीब ने नहीं हार्म पहुंचाना है, मिडिल क्लास ने भी नहीं हार्म पहुंचाना है और अमीर ने भी नहीं पहुंचाना है। कि अगर आप अमीरों का जो भी, क्योंकि इन द एंड सब रोजगार से संबंधित है, गरीबों का रोजगार ऐसी चीजों पर आश्रित नहीं होना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को हार्म हो। मिडिल क्लास ऐसी जगह नौकरी नहीं करनी चाहिए जिससे कि पर्यावरण को हार्म हो। जो अमीर लोग हैं वो लोग ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए समाज के लिए, जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग ऐसे निर्णय समाज के लिए नहीं लेने चाहिए जिससे कि इन्वायरमेंट को हार्म हो। यदि तीनों लेवल पर हम लोग जागरूक रहेंगे, अपनी हर चीज में सबसे पहले सोचेंगे कि मेरे ये जो चीज मैं करने जा रहा हूँ इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जय मां कामाख्या, नमस्कार। आप सभी का श्री सिद्धराज सरकार ऑफिशियल पॉडकास्ट में स्वागत है। आज का विषय संवाद केवल एक चर्चा नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रयास है जिसमें हम स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से उन विषयों पर बात करेंगे जो हम सभी के जीवन, समाज और आने वाली पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ विराजमान हैं गुरु माता श्रीमती कृति प्रकृति देवी एवं पूज्य महागुरु श्री कृताकृताचार्य महाराज जी, जिनके मार्गदर्शन से हजारों साधक आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व का भी मार्ग सीख रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट का विषय है पर्यावरण, पेड़, जल व नदी संरक्षण। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी है या हम सभी का व्यक्तिगत और आध्यात्मिक कर्तव्य भी है। पेड़, जल, नदियां और प्रकृति, इनका हमारे जीवन, सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता के साथ क्या संबंध है और आने वाले भारत के लिए हम आज कौन से निर्णय लेने चाहेंगे। तो बिना किसी विलंब के आइए प्रारंभ करते हैं आज का विशेष संवाद। गुरुजी, गुरु माता जी, श्री सिद्धराज सरकार धाम के इस ऑफिशियल पॉडकास्ट में आप दोनों का हार्दिक स्वागत है और आपने हमें आज समय दिया, उसके लिए भी मैं आपका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आगे हम इस पॉडकास्ट को बढ़ाने की आपसे सहमति लेना चाहता हूँ। जय मां कामाख्या, जय पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री हर्षवर्धन जी महाराज। सबसे पहले धाम के सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद और माँ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आज जो भी प्रश्न आप पूछेंगे उसके उत्तर में जो भी माँ बताती है, जो भी जानकारी गद्दी से दी जाती है, उसका आप सभी साधारणतः पालन कर पाएंगे। तो मैं आज पॉडकास्ट का जो सबसे पहला प्रश्न है उसकी ओर मैं बढ़ना चाहूँगा। आज पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट क्राइसिस की बात कर रही है। क्या सच में स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है? स्थिति तो गंभीर है, यह जानने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की या फिर कुछ अन्य करने की ज़रूरत नहीं है। यह तो हम अपनी जीवन में ही देख सकते हैं। हर वर्ष हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो है गर्मी बढ़ती जा रही है, पानी की कमी होती जा रही है, बारिश का जो है
जलवायु में कितना परिवर्तन हम लोगों को दिखाई दे रहा है, यह तो दृष्टिगम्य ही है सीधा। तो उसके लिए हमें जो कुछ लोग इस प्रकार से कर रहे हैं कि नहीं यह साइंटिफिक प्रोपेगेंडा है या फिर किसी अन्य संस्था का या किसी विचारों का लड़ाई है इसमें, तो वैसी तो कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि हम सब उसका अनुभव भी कर रहे हैं और उसकी पीड़ा में भी जी रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज बिल्कुल रियल है और एक इन्वायरमेंट क्राइसिस, वो हम ह्यूमन मेड इन्वायरमेंटल क्राइसिस में हम लोग जा ही रहे हैं, जिसका कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन तो जो है वो है ही, उसके साथ साथ हमारे जीवन शैली में परिवर्तन और सबसे मूलभूत पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, यानी कि जनसंख्या, अनियंत्रित जनसंख्या बढ़ना और उस जनसंख्या को कायम रखने के जो प्रयास हमारे किए जा रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए, उसके कारण यह अवस्था बन रही है। तो यह चीज़ बिल्कुल रियल है, यह आध्यात्मिक रूप से भी रियल है, साइंटिफिक रूप से भी रियल है और विजिबल है। उसके लिए हमें किसी भी अन्य प्रूफ की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहूँगा। क्या पर्यावरण बचाना सिर्फ सरकार और साइंटिस्ट की जिम्मेदारी है या हर इंसान का भी कर्तव्य है? पर्यावरण यह हमारे स्वयं से संबंधित है। हम जो भी जीव होते हैं, जो शरीरधारी हैं, वो पर्यावरण के साथ एक होमियोस्टेसिस बनाकर ही रहते हैं। यानी कि जब तक वो होमियोस्टेसिस रहेगा तब तक हमारी जो स्थिति है, हमारी जो जीवन शैली है, हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है, वो हम यहाँ पर कर पाएंगे। और जैसे ही उस होमियोस्टेसिस में डिफरेंस आएगा, वैसे ही उसके अनुसार ही हमारी स्पिरिचुअल जर्नी यानी कि आध्यात्मिक यात्रा पर भी फर्क पड़ेगा ही। तो यह उस होमियोस्टेसिस को बरकरार रखना यह केवल किसी सरकार की, किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वह हर परिवार की और हर परिवार के हर एक जीव की यह जिम्मेदारी है कि हमें जो कुछ भी पर्यावरण में जिस स्थिति में हमें मिला हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा, कहीं बेहतर हम जो है यहाँ पर छोड़ के जाएं। जैसे हमें आज की अवस्था, आज की स्थिति मिली है कि हमारे लोगों से पूर्व में कुछ गलतियाँ हुई, जिसके कारण कंटिन्यूसली जो है डिफॉरेस्टेशन हुआ और कंटिन्यूसली जो है हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते गए, एक माइंडलेस तरीके से डेवलपमेंट के पीछे ही सिर्फ भागते गए, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हमारा गोल होना चाहिए था। तो हमें इस पीढ़ी को और आगे आने वाली पीढ़ी को अपनी जीवन शैली में इस प्रकार के परिवर्तन हमें लाने हैं। अपनी डेवलपमेंटल जर्नी में डेवलपमेंट को रोकना नहीं है। डेवलपमेंट को रोकने के लिए यदि हम पर्यावरण की रक्षा करने जाएंगे तो हम एक कॉन्फ्लिक्ट में अवश्य पड़ेंगे। हमें हमारे डेवलपमेंट को ही सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा और उस दिशा में प्रयास जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे होना चाहिए, साथ में संस्थाओं को भी साथ आना चाहिए और सरकार का काम है क्रियान्वयन सरकार उन्हीं चीज़ों का करेगी जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेंगे। तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनाना वो हम सभी की जिम्मेदारी है, उसके लिए योगदान देने के लिए तैयारी करना वो हमारी जिम्मेदारी है। पर्यावरण से संबंधित जो रोजगार होते हैं उनको करने के लिए अवसर बनाना, उसके लिए पढ़ाई लिखाई होना, ये सब व्यवस्थाएं करना जो है वो सरकार का काम होता है। वो सरकार करेगी अगर हमारे समाज में उसके प्रति जागरूकता होगी। हमें हमारे इंडिविजुअल सेल्फ में, हमारे घर की विधान में, हमारे संस्कृति में मूलभूत और अमूलचूल यानी कि टोटल चेंज करने की जरूरत है, जो कि पर्यावरण के एनवायरनमेंट के सपोर्ट में होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। ना हमारा इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस उसके अगेंस्ट होना चाहिए, ना हमारा फैमिली का एग्जिस्टेंस उसके अगेंस्ट होना चाहिए, ना हमारा कल्चर उसके अगेंस्ट होना चाहिए। तो हमारी सरकार जो है और हमारा डेवलपमेंट जो है वो अपने आप ही इन्वायरमेंट से अलाइन हो जाएगा, पर्यावरण से अलाइन हो जाएगा। जी, मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहूँगा। क्या प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार भी हमारे कर्मों का हिस्सा माना जा सकता है? बिल्कुल होता है। अब ये तो एकदम तय चीज है कि हमारे भारत देश में जन्म लेना ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। उसका कारण ये है, हमारे यहाँ 3 तरह की ऋतुएं आती हैं। हमारे यहाँ हर ऋतु 6 के 6 ऋतु जो है वह पूरी तरह से देखने को मिलती है, जो कि अन्य आप वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाइए, आप भारत के बाहर की किसी भी जगह पर चले जाइए, उसका एक अंतर हम सभी को देखने के लिए मिल जाता है। तो इसमें कर्म तो बिल्कुल रोल प्ले कर रहे हैं, ये तो है ही। और उसी प्रकार से जो संसार में चल रहा है, जैसे हम जब वृक्षों को काट रहे हैं तो उससे हो क्या रहा है कि हमारा खुद का भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं ये स्वयं में भी एक जीव होते हैं, उनकी अपनी यात्रा रहती है। वो भी कभी मनुष्य हुआ करते थे। उन माँ जो बताती है कि वो भी, जितने भी वृक्ष हैं ये भी कभी किसी समय में, किसी कालखंड में मनुष्य हुआ करते थे। उनकी किसी गलती के कारण
उनको वृक्ष का जो है शरीर प्राप्त होता है। और जब हम वृक्षों को काट देते हैं और अन्य उनके लिए कोई स्थान नहीं मिलता है तो फिर उन्हें भी वापस चलकर जो है मनुष्य योनियों में ही आना पड़ता है। और आज के पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मेन कारण, मुख्य कारण जो है वो वृक्षों का काटना ही है। जो हम अपनी चीजों में परिवर्तन कर रहे हैं, अपने आसपास में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसका फल कर्मों के रूप में हमें देखने को मिल ही रहा है। और उसी प्रकार से जो मनुष्य जन्म में आकर हम देव सेवा इत्यादि नहीं करेंगे तो आगे चलकर हमें भी उसी प्रकार की योनियां जो है जड़तापूर्ण योनियां प्राप्त होंगी। तो कर्मों का तो बिल्कुल इसमें ताल्लुक है ही। और साथ में अनेकानेक वृक्ष जो होते हैं वो सब अनेकानेक शक्तियां उन पर बैठी रहती हैं। आप उन वृक्षों को काट के उन शक्तियों को मुक्त करोगे, वो शक्तियां आपके पीछे पड़ जाएंगी। ये तंत्र का विषय है, परंतु यह भी आपके कार्मिक हिस्सा वो बना ही रहा है कि आपने जो कुछ भी कर्म किए वो सब सस्पेंड करके, उसका फल सस्पेंड करके वो वृक्ष के जो जीव हैं वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपके सब काम होना बंद हो जाएंगे, आपका प्रोग्रेस होना बंद हो जाएगा। तो ये चीजें जो है वो हो रही हैं सभी के साथ, लेकिन लोग चूंकि उस बात को जानते नहीं है तो उस दिशा में देख नहीं रहे हैं। तो इस कारण से जो है ये हम इस तरह की आज की अवस्था में आज हम आ पाए हैं कि हम कुछ सोचते ही नहीं है कि क्या चीज जो है वह हमें किया जाना चाहिए, क्या परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि हम एक फल और कर्म के पीछे पड़े हैं कि हम कुछ क्रिया कर रहे हैं, उसका हमें कुछ मॉनेटरी फल मिल रहा है, पर पारलौकिक जगत में जो बदलाव उसके कारण हम कर दे रहे हैं इसके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं और उसी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। और ये पूरे मानव जाति की पारलौकिक ही नहीं है ना, पूरे नेचर वाइज भी हम नुकसान ही कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। ये सिर्फ इमीडिएट मॉनेटरी गेन्स देख रहे हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में भी जो है उसका नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि अब जैसे तो ये कम ही होते जा रहा है। ये एक पीढ़ी की बात है, हम लोग एक पीढ़ी के हैं, अब अगली पीढ़ी इससे भी कम में अगर यही स्थिति हमारी रह गई और हमारी पीढ़ी ने भी अगर यही काम किया जैसे हमारी पूर्व की पीढ़ियों ने किया हुआ है तो आगे आने वाली पीढ़ी को उससे भी कम मिलेगा। और उससे कम मिलेगा मतलब उससे कम रिसोर्स मिलेंगे, उससे कम उनको डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि वो बनाए रखना और उसका रेशियो बढ़ाना ये हम सबका काम है, तो वो हमें करना चाहिए। महागुरु जी, एक इसी से संबंधित थोड़ा सा मेरा एक और प्रश्न था कि जैसे अभी आपने कहा कि जो पेड़ों में पेड़ की जो योनि होती है, मतलब किसी समय वो भी हम मनुष्य हुआ करते थे और अभी वो पेड़ की उन्हें योनि मिली है, तो मतलब ऐसे कौन से मनुष्य को कर्म नहीं करने चाहिए कि उन्हें ये मतलब इतनी बेकार स्थिति मिले, और ऐसे क्या कर्म करने चाहिए कि जिससे हम माता जी मतलब माँ राजराजेश्वरी, माँ कामाख्या देवी जी के सानिध्य में मतलब हमेशा हमारा जीवन जाए, तो ऐसे कौन से हमें कर्म करने चाहिए? माँ बताती है सबसे मूलभूत कर्म तो यह है कि जो वृक्ष योनि में डालता है वह है यदि मृत्यु के बाद किसी जीव को जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है तो फिर उस जमीन से बाहर निकलने का उसके उस जीव के पास एक ही मार्ग होता है कि वह सबसे पहले वृक्ष बनता है, अपने कर्मों का भुगतान करता है जो भी उसने मनुष्य योनि में किया, और उसके बाद उसे 84 लाख जानवरों की योनियों में आगे जाने का मौका मिलता है। तो सबसे पहला चीज तो अपने अंतिम संस्कार के विधान जो है वह मनुष्यों को, सभी मनुष्यों को, वो उसमें कोई धर्म का भी चीज नहीं है। धर्म का क्या है, पुराने समय में जो धर्म जहाँ पे पनपे उन धर्मों में उस जगह पर जो प्राकृतिक व्यवस्था थी उसके अनुसार लोगों के अंतिम संस्कारों के विधान बने। पर जो पारलौकिक विधान है वह एक ही है कि जो भी जीव इस संसार में आया उसको मृत्यु के बाद पंच तत्वों में विलीन करना चाहिए, और उसके लिए सबसे पहला चीज कि उसके शरीर को जो है वह अग्नि दाह संस्कार उसका किया जाना चाहिए। और उसके बाद भले ही जरूरत है तो हम खुद ही जो एक प्रक्रिया हमारे यहाँ पर है कि राख को हम लोग ले जाकर अलग अलग जगह पे नदियों में बहा देते हैं, ये सब कर देते हैं, तो वो करने के बजाय हम उसे एक वृक्ष के रूप में उसकी जो अस्थियां बचती हैं उसे उसमें एक सीड डालकर या पौधा डालकर उसको हम एक पौधे के रूप में लगा सकते हैं, तो उससे जो है जीव की यात्रा और बेहतर हो जाती है। यह प्रक्रियाएं सभी लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं पे अब गरीब लोग भी हैं, वो लोग भी अपना सब पेट काट के अपनी जमीन बेचकर जो है वो अंतिम संस्कार के जो दाह संस्कार के बाद के विधान होते हैं, पितृ मुक्ति के विधान होते हैं, उन सब चीजों को करने के पीछे पड़ जाते हैं। वो करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए वो सीधा जो है उस दाह संस्कार होने के बाद वो उसको स्वयं से एक वृक्ष में लगा सकते हैं, तो वो जीव जो है उसकी यात्रा में आगे बढ़ जाता है। परंतु वृक्ष योनि न प्राप्त हो, अब ये जो वृक्ष योनि प्राप्त हो रही है ये पॉजिटिव वृक्ष योनि है। नकारात्मक वृक्ष योनि जो गाड़ने से प्राप्त होती है जीव को, वह किसी भी जीव को न मिले, ये भी सुनिश्चित जो है हम सभी को करना चाहिए। ये बात जो है ये
पर्यावरण संरक्षण से ही संबंधित है और साथ में जीव की यात्रा से भी है। क्योंकि यदि मनुष्य अच्छा जीव है, कोई बढ़िया प्रॉपर कर्म कर रहा है, अच्छे विकार है, तो ऐसे जीव को वृक्ष योनि में डालना नहीं सही है। तो ऐसे जीवों को जो है वो दाह संस्कार के माध्यम से आगे बढ़ा देना चाहिए और उसके बाद उनको भले आप वृक्ष को उसमें लगा दो तो अपना 10-20 साल 40 साल जो भी वृक्ष का रहेगा उसके बाद आकर वो पुनः उसको अवसर जो है माँ की कृपा से प्राप्त हो जाता है। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहूंगा। हमारी संस्कृति में पेड़ों को इतनी पवित्र और देवतुल्य क्यों माना गया है? उसका अलौकिक कारण है और माँ बताती है कि जो वृक्ष होते हैं, जैसा मैंने इसके पहले भी बताया, वृक्षों पर जो होता है वो सूक्ष्म जगत सस्पेंडेड होता है, यानी कि अनेकानेक शक्तियां जो होती हैं वो सभी वृक्षों पर विराजमान होती हैं। परंतु जब हमारे शास्त्र या हमारी संस्कृति वृक्षों को देवतुल्य मानने की बात करती है तो उसमें वृक्षों पर दीपक लगाना, वृक्षों की पूजा पाठ करना, वृक्षों की परिक्रमा करना, वृक्षों पर धागा बांधना, वृक्षों पर मन्नत बांधना, इन सब चीजों की बात जो है वो नहीं की जाती है। ये सब पहली चीज कुप्रथाएं हैं, दूसरा अंधविश्वास है, क्योंकि उस पे जीव अवश्य रहते हैं लेकिन वो जीव जो होते हैं वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं होते हैं। और दूसरी चीज कि चूंकि वृक्ष जो होता है उसका जो जड़ होती है वो जमीन के भीतर होता है, तो जो पाताल लोक के जीव होते हैं, जो अधोगामी जीव होते हैं, मूलभूत रूप से वृक्षों पर वो सब विराजमान रहते हैं। तो उनको यहाँ पर आपको लाने के लिए जो आप ये सब प्रक्रियाएं करते हो, आप दिया लगा देते हो वृक्षों के नीचे या फिर आप जो है अन्य चीजें आध्यात्मिक प्रक्रियाएं वृक्षों से संबंधित करते हो, तो उन सब से आप जो है अधोलोक को जागृत करते हो। तो इसलिए वृक्षों को देवतुल्य मानने का अर्थ है वृक्षों का संरक्षण और अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। हर प्रकार के वृक्ष, हर वृक्ष जो है वो पूजनीय होता है। हर वृक्ष के माध्यम से पाताल लोक की जो शक्तियां होती हैं वो आकर उन पर भूलोक पर विराजमान होती है। जस्ट वो देखती हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, पर जब तक उनका आभा मंडल ब्रेक नहीं किया गया, जब तक कि किसी ने जाकर वहां पे दिया नहीं लगाया, किसी ने जाकर वहां पे कोई मूर्ति नहीं बिठा दी, किसी ने जाकर वहां पे आध्यात्मिक प्रक्रियाएं नहीं करने लगे, तब तक वो इस भूलोक से संपर्क नहीं कर सकते हैं। पर लोग लालच में कि जो है मेरा कोई काम हो जाए, मेरा छोटा मोटा कुछ निकल है रुका हुआ वो आ जाए, उसके लिए इन शक्तियों को भी जागृत कर देते हैं वहां पे पूजा पाठ शुरू करके। तो देवतुल्य मानने का अर्थ ये नहीं है कि हर एक चीज पूजी जाए। इस ब्रह्मांड में देवतुल्य तो सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ माँ का गर्भ है। आप छोटी से छोटी जिसको गंदे से गंदा मानते हो वो चीज भी देवतुल्य है इस ब्रह्मांड में, पर पूजनीय कुछ भी नहीं है। पूजनीय जो होता है इस ब्रह्मांड में वो स्वयं आप स्वयं हो। सबसे पहली बात वो इसलिए क्योंकि आपके भीतर जो जीव है वो माँ का अंग है। तो इसलिए मेडिटेशन के माध्यम से और अपने स्वयं के विकार नियंत्रण के माध्यम से जो है हम लोगों को जो पूजा करनी है वो उतने की करनी है। बाकी जो चीजें हैं वो सब आपके भोग के लिए बनी है, वो भोग के लिए बनी। जैसे अपने शरीर का हम सब उपयोग अपने कर्मों के फल और भुगतान की प्राप्ति के लिए करते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में सारी चीजें हमारे उपयोग के लिए हैं। वृक्ष है, उसका पत्ता झड़ जा रहा, आप उसको ले जाओ, कोई चीज उससे बना लो। वृक्ष है, उसमें से फल निकल जा रहा, आप उसको उपयोग कर लो। ये आपको वृक्ष को देवतुल्य मानने का अर्थ है, उसका उपयोग सही तरीके से करो। वृक्ष को काटना वो भी गलत है, वृक्ष की पूजा करना वो भी गलत है, वृक्ष पे दिया लगाना और उसके अराउंड अंधविश्वास पालना, ये सब भी सारी चीजें गलत है। उस पे शक्ति रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं, हर वृक्ष पे रहती है, लेकिन वो पूजा करने के लिए नहीं होता है। पूजा करने के लिए आपका मनुष्य जो शरीर है उसमें विकार नियंत्रण और मेडिटेशन, ये दो चीजें जो होती हैं, यही एकमात्र देवी तक पहुंचने का मार्ग है। क्योंकि ब्रह्मांड में पूजा करने योग्य एक ही है, वो माँ राजराजेश्वरी, परा अम्बा, आदि पराशक्ति, कामाख्या, त्रिपुर सुंदरी। तो उन माँ की सेवा जो है वो हम स्वयं के मार्ग से करते हैं, उसके लिए कुछ एक्सटर्नल चीज का हमको आवश्यकता नहीं होता है, न यूज करना चाहिए। गुरुजी, मैं अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहूंगा। अगर धरती से जंगल खत्म हो जाए या मतलब पूरा नष्ट हो जाए तो हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? यह तो हम सभी जानते हैं कि वृक्ष हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। धरती पे जंगल पूरे खत्म हो जाएंगे तो कभी होगा ही नहीं। जैसे ही जंगल खत्म हो जाएगा वैसे ही जो है मानव सभ्यता भी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। वृक्षों का हमारे जीवन में क्या योगदान है, इसका प्रचार प्रसार खास करके उन वर्गों में होना जरूरी है जो कि पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो तो जानते हैं कि वृक्षों का क्या उपयोग होता है, परंतु उसके बाद भी
इम्पोर्टेंस जानते हुए भी हम ही लोग जो पढ़े लिखे हैं, हम ही लोग ऐसी चीजें बना रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं जिसमें कि वृक्षों को, अब कहीं पे 5000 वृक्ष लगे हैं, वहां से काट के सुंदर सुंदर हम 200-300 वृक्ष जो है लगा दे रहे हैं, बाकी कंक्रीट की चीजें हम खड़ा कर दे रहे हैं वहां पर। तो ये जो अवस्था है, पहली बात पढ़े लिखों में ये परिवर्तन आने की जरूरत है कि जब हमने वो चीज हम जानते हैं, वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, उनसे फल फ्रूट इत्यादि जो मिल रहे हैं, चलो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। ऑक्सीजन एक हमारी मूलभूत आवश्यकता है जो कि वृक्ष उसमें हमारी सहायता करते हैं। ग्राउंड वाटर टोटली वृक्षों पे डिपेंडेंट होता है कि जितना ज्यादा वृक्ष रहेंगे उनकी जड़ों के कारण जो है ग्राउंड वाटर रिटेंशन बहुत अधिक होता है। फिर अन्य अनेक प्रकार की चीजें जो है वो वृक्षों से हमें जो है प्राप्त होती है। आज समय बदल गया है, पहले के समय में ईंधन इत्यादि जो है वो वृक्षों के माध्यम से ही मिला करता था। अब टेम्परेचर हमारे यहाँ का बढ़ रहा है, हमारे चूंकि हम टेम्परेट क्लाइमेट में रहते हैं, भारतवर्ष में रहते हैं, हमारे दोनों तरफ जो है जो समंदर है वो गर्म समंदर है, यानी कि उनका जो पानी होता है वो गर्म रहता है, तो उसके कारण हमारे यहाँ गर्मी रहनी ही है। वो गर्मी पूरी तरह से कभी खत्म नहीं हो सकती है जब तक कि आइस एज वगैरह ये सब चीजें नहीं है, परंतु अब वो गर्मी रहनी ही है, पर वो गर्मी हमको फील ना हो उसके लिए जो हमारे यहाँ के जो टेम्परेट क्लाइमेट के वृक्ष होते हैं वो सब छायादार वृक्ष होते हैं। यानी कि अगर हम समझो लगातार वृक्ष लगाएं अपने घरों में, अपने रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े वृक्ष होने चाहिए, छोटे छोटे। अभी क्या हो गया है, ब्यूटिफिकेशन के नाम पर हम लोग ऐसे वृक्षों को लगा रहे हैं जिनको हमको मेंटेन करने में हमारा स्वयं का रिसोर्स भी वेस्ट हो रहा है और वो हमारे किसी काम के भी नहीं है, क्योंकि ना उससे छाया मिल रही है हमको, ना पूरी रोड हमारी गर्म रह रही है पूरी की पूरी, उससे रबर टायर्स के रबर जा रहे हैं, मतलब अनेकानेक प्रकार से हम बिना सोचे समझे जो है प्लानिंग कर रहे हैं, बिना सोचे समझे हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं कि उसका हमें कोई, आज की पीढ़ी कोई फायदा नहीं हो रहा है, आगे की पीढ़ी कोई फायदा नहीं होगा। अब अगर हम टेम्परेट क्लाइमेट के वृक्ष जो है हमारे पेड़ों के दोनों ओर लगाएं, हम कोई भी घर बना रहे हैं, कोई सोसाइटी, चाहे इंडिविजुअल घर बने चाहे एक टाउनशिप प्लान हो, दोनों में ही वृक्ष सिग्निफिकेंट मात्रा में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्मी को नियंत्रण करने के लिए ये बहुत ही काम आते हैं और एकमात्र चीज है जो कि गर्मी को नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसलिए वृक्षों को जो है वह हर प्रकार से हमें उनकी डेंसिटी को बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए, कम करने के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। एक वृक्ष अगर काटा जा रहा है तो ये इंश्योर करना सोसाइटी के हर, पहली बार वृक्षों से भी देखो, इससे भी रिलीजन को नहीं जोड़ना है कि वृक्षों को काटना ही नहीं है, क्योंकि आप डेवलपमेंट को अवॉइड करने जाओगे तो आप कॉन्फ्लिक्ट में हो जाओगे, आप वृक्ष काटोगे भी और लगाओगे भी नहीं। तो पहले हमको जरूरत क्या है इसको समझना है, दूसरा चीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको समझना है, इन दोनों को अलाइन रखना है। जरूरत है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे वृक्ष है वहां पे तुमको डेवलपमेंट चाहिए, उसको काट लो, अगर काटना पड़ रहा है तो उसको काट लो। कोई हमारे कानून भी इसी हिसाब से बनाए जाने चाहिए। अब उसमें 3000 तरह का, अभी इस समय वर्तमान में क्या है, 3000 तरह की चीजें जो है लगा दी गई हैं कि जरूरत है तब भी आप उस वृक्ष को वहां से नहीं निकाल सकते हो। ये सब नहीं होना चाहिए, हमें कानून हमारे लिए बनाना है, न कि कानून के लिए हमें बनना है। तो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का जो है वो दोनों हैंड इन हैंड चलने चाहिए। तो अगर एक वृक्ष कोई काट रहा है तो ये इंश्योर किया जाए कि वो बंदा 10 पेड़, 40 पेड़, 100 पेड़, 1000 पेड़, जो भी डिसाइड किया जा रहा है वो पेड़, वो वृक्ष कितना जो है देता था, वो उसे लगाए और साथ में उसका संरक्षण करे। और 5 ईयर 10 ईयर में सोसाइटी जो है या फिर लोकल गवर्नमेंट जो है वो इस बात का ध्यान दे कि उसके द्वारा जो है वो वृक्ष बड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं उसको लगा के छोड़ दिया गया है और वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। तो वृक्ष कम करने के बारे में, एक भी वृक्ष को कम करने के बारे में नहीं सोचना है, और यदि कम करना पड़ रहा है तो उससे भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें से ऐसा मार्ग निकाला जाए कि ज्यादा वृक्ष जो है हम रादर रिप्लेनिश कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली वो उसी जगह पे वृक्ष लगे ऐसा जरूरी नहीं होता, कहीं और भी लगाया जा सकता है, परंतु प्रयास ये करना है कि हर जगह लगे। जब हम आंख उठा के देखें तो हमें पेड़ ही पेड़ दिखना चाहिए, बीच में हमारे स्ट्रक्चर्स कहीं पे छुपे हुए दिखने चाहिए। जो आजकल स्थितियां हैं वैसी स्थितियां नहीं बननी चाहिए कि आंख उठा के देखो तो हर तरफ कंक्रीट के जो है मजार ही नजर आ रहे हैं, जो हरियाली है वो चीज जो है कम से कम होती जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहूंगा। क्या सिर्फ पेड़ लगाना काफी है या उनकी देखभाल करना उससे भी ज्यादा जरूरी है? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पेड़ लगा देंगे, जो हमारे टेम्परेट क्लाइमेट के वृक्ष हैं वो तो ज्यादातर
अपने आप जो है अगर सही सीजन में लगाए गए, सही टाइम पे लगाए गए, तो वो तो अपने आप बढ़ जाएंगे यहाँ पर। परंतु फिर भी एक सोसाइटी की ओर से ये अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो भी वृक्ष लगाए जा रहे हैं उनकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो ग्रो हों। यदि कुछ कमी हो रही है तो लोकल लोग जो होते हैं, कभी भी क्या होता है, हम लोग जैसे प्लान करते हैं कोई भी चीज की वृक्षारोपण करना है, उसका काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया, वो लगा के वहां से हट जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि उसके बाद फिर पेपर पे बात चल रही है, उसकी चीज जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है, फिर हम सिर्फ जाके उसमें रिकॉर्ड दे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोकल लोगों का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारे समाज की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम लोग हमारी सरकार के द्वारा की जा रही चीजों को या हमारी कम्युनिटी के द्वारा की जा रही चीजों को, कम्युनिटी की चीजों के प्रति हमारी कोई ओनरशिप नहीं रहती है। हम उसे, चूंकि अंग्रेज हमारे ऊपर राज करके गए और फिर अंग्रेजों ने जो अच्छी व्यवस्था बनाई थी उसी व्यवस्था को हमने लगभग पूरी तरह से वही क्रियान्वयन कर लिया। तो और हम सब पुनर्जन्म में, हम सब हिंदू लोग हैं, सबके सब अंग्रेज थे तब भी थे और आज भी हैं। तो हमारे मन में जो एक डर, पूरे समाज में जो एक डर बैठा हुआ है कि जो सरकार की व्यवस्था है उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, हमारी व्यवस्था मतलब सेपरेट है, उसके कारण जो कम्युनिटी का रिसोर्स निकलकर जो गवर्नमेंट में जा रहा है वो पूरी तरह से फलित कहीं पर भी नहीं हो पा रहा है। अब जैसे सरकार ने पेड़ लगाए, उन पेड़ों की देखरेख का जिम्मा जो है वो लोकल लोगों का होना चाहिए। अब चलो उसके लिए जरूरत है तो गवर्नमेंट की ओर से उनको, यदि वो वृक्ष पल बढ़ जा रहा है तो उस चीज का उनको कुछ कंपेंसेशन जो है वो दिया जा सकता है, परंतु उसका प्रूफ होना चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हर चीजों को डेटेड और ज्योग्राफिकल मार्कर्स के साथ में उस चीज को लिया जा सकता है लोकल पब्लिक से कि, और ये एक अच्छा रोजगार का अवसर भी बन सकता है कि एक वृक्ष बनाने के लिए चलो उसमें हमको 10 रुपए देने हैं या 100 रुपए देने हैं या 1000 रुपए देने हैं, जो भी देने हैं, वो एक रूप से लोकल किसी भी व्यक्ति को वो चीज दी जा सकती है। ये देखभाल करना तुम्हारा काम है, उस पर पानी दो, खाद दो, तुम्हारे जो पशुओं का निकल रहा है वो वाली खाद डालो, पर वो वृक्ष हमारा बड़ा होना चाहिए। तो कम्युनिटी, पर्यावरण कभी भी सरकार स्वयं से नहीं कर सकती है, उसके संरक्षण का जिम्मा सदैव लोकल लोगों को लेना ही पड़ेगा। यदि लोकल पार्टिसिपेशन, इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कल्चरल पार्टिसिपेशन उस चीज में नहीं होगा तो फिर जो है पर्यावरण संरक्षण नहीं होगा और अन्य लोग, अनेकानेक लोग जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं वो इन चीज व्यवस्थाओं का फायदा उठाएंगे। जैसे बहुत लोग कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं पर वो खुद से ही डिसाइड कर लेते हैं कि फिर से वो जलेगा तो मुझे नया लगाने मिलेगा। ये सब बातें जो है ये मॉरली करप्शन जो है वो बाकी चीज में चल भी जाए पर एनवायरनमेंट में वो चीज नहीं चलनी चाहिए। तो ये हम लोकल पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पर्यावरण संरक्षण करना है तो सबसे मूलभूत चीज जो है इट इज अबाउट इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन, वो करना ही पड़ेगा। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहूंगा। एक सामान्य व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम कितने पेड़ लगाने चाहिए और उन्हें बड़ा करने में और मतलब क्या संकल्प हमें लेना चाहिए एक व्यक्ति को? एक इंडिविजुअल लेवल पर माँ कहती है कि पर्यावरण रक्षण जो है ये मूल चीज है। पहली बात, हम जो माँ कामाख्या के सेवक हैं हमारे लिए यह और ज्यादा जरूरी हो जाता है। बाकी लोगों के इसमें जो कुछ भी होता हो, बाकी लोगों की संस्कृति में कुछ भी होता हो, क्योंकि हमारी माँ जो है वह प्रकृति स्वरूप है, यानी ये जो भी हमें प्रकृति में दिख रहा है यह सब हमारी माँ का ही अंग है। तो माँ की मूलभूत सेवा में, जैसा हम हमारे संप्रदाय में समझते हैं कि माँ की सेवा मतलब क्या है, ध्यान और विकार नियंत्रण, तो इसमें से एक तीसरा चीज हम लोग ये पकड़ सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण करना ये भी हमारा मूलभूत कर्तव्य हो जाता है। साफ सफाई रखना, सैनिटेशन रखना, क्योंकि हमारे माँ का अंग है ये पूरा, जो भी हमें आसपास दिख रहा है ये हमारी माँ का ही अंग है। तो इसमें साफ सफाई होनी चाहिए, ये सुंदर होना चाहिए, एस्थेटिक होना चाहिए। कहीं पे भी कचरा फेंक दे रहे हैं, कहीं पे भी कचरा दिख रहा है हमको, तो उन सब पे हम सभी को, और ये सभी की बात है, केवल ये नहीं कि जो हमारे संप्रदाय से जुड़े हैं उतने लोगों के लिए नहीं, हम सभी के लिए, क्योंकि माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी तो सबकी ही देवी है। वो तो आप अन्य किसी माँ की किसी सेवक देवता को कोई पूज रहा है तब भी जो मूल देवी है वो तो माँ कामाख्या ही है। तो हम सबके लिए ये एक मूल संकल्प होना चाहिए कि हम पर्यावरण पे पूरी तरह से ध्यान देंगे, जल को शुद्ध रखेंगे, जल के संरक्षण में हम पूरी तरह से सहायता करेंगे और नदियों के संरक्षण में, नदियों की जो है सुरक्षा में हम पूरी तरह से जो है ध्यान देंगे। तो कितने पेड़ लगाने चाहिए ये हमें नहीं सोचना है, बल्कि जब भी मौका मिल रहा है पेड़ लगाने का मौका हमें छोड़ना नहीं। जैसे कोई खाने का प्रिय होता है
तो वो खाने का मौका नहीं छोड़ता है। वैसे ही जो माँ कामाख्या के सेवक हैं, हम सबको जो है कभी भी पेड़ लगाने का मौका नहीं छोड़ना है। और जीवन में जो कुछ भी चल रहा हो, चाहे जो चल रहा हो, परंतु पेड़ हमको लगाते ही रहना। आप जीवन में कुछ भी चल रहा होगा तो उसका क्या होगा, दरबार के माध्यम से वो सब सारी चीजें तो आपकी सॉर्ट हो ही जाती हैं। आकर माँ की सेवा कर, अपना पर्चा प्राप्त करिए, माँ की सेवा करिए, जो यहाँ के नियम है वो नियमों को करिए, सब आपकी समस्याएं जो है दूर हो जा रही हैं। तो चिंता करने की कोई जरूरत, अन्य चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम माँ का ध्यान कर रहे हैं, अपने विकारों पर नियंत्रण कर रहे हैं, और माँ का जो शरीर रूपी ये पूरा ब्रह्मांड है, इसको हम साफ सुथरा सुरक्षित, जैसे अपने शरीर को साफ सुथरा सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही जो माँ का शरीर रूपी ये प्रकृति है, इसको हम साफ सुथरा सुरक्षित यदि रखेंगे तो फिर सब चीजें माँ की कृपा आनी ही है। तो जो भी चीजें हमारी है वो तो सब निकले अच्छे से होनी ही है, और साथ में जो माँ की सेवा हो रही है वो अलग। तो जितना हो सके उतना लगाना है, एक टारगेट अपना बना सकते हैं अपने लिए। तो गैमिफिकेशन करना है। गैमिफिकेशन से क्या होता है, रिवॉर्ड का एक मेथड रहता है कि हमने एक बर्थडे हमारा आया, दूसरे बर्थडे तक हमें संकल्प देना है कि चलो मैं 10 पेड़ तो भी कम से कम, या 20 पेड़, जितने भी अपने रहे स्थिति, उतने पेड़ में पूरे साल भर में लगाकर, और ये तय करूंगा कि मेरे अगले बर्थडे तक वो जीवित रहें। तो अगर कुछ निकल गया उसमें से, पहले बर्थडे पे अपना 10-20 पेड़ लगा दो, उसको देखते रहो कि अगले बर्थडे तक वो जीवित रहे, फिर और उतना कर लो। तो वो कोई अपने को लिमिट नहीं करना है। अब कोई अच्छे लोग हैं जो अच्छे व्यापारी हैं, अच्छी जमीन है आपके पास खुद की है, तो उन सब जगहों पे और ज्यादा जो है हम लोग वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो पीछे नहीं हटना है बिल्कुल इस चीज में। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहूंगा। शहर में तेजी से पेड़ जो कट रहे हैं, इसे रोकने के लिए समाज क्या क्या कर सकता है? जैसा मैंने पहले भी बताया कि डेवलपमेंट के आड़े पर्यावरण कभी नहीं आता है। ये बात हमें छोड़ देनी पूरी तरह से। कभी भी माँ कहती है तमस कभी किसी चीज में नहीं बढ़ाना है। तो डेवलपमेंट और पर्यावरण संरक्षण का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। डेवलपमेंट और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ में चल सकते हैं। उल्टा डेवलपमेंट को यदि हम पर्यावरण संरक्षण से अलाइन कर देंगे तो हमारा डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, और साथ में हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा छोड़ के जा पाएंगे। तो सिटीज बढ़ रही हैं, बढ़नी ही हैं, बढ़ती ही हैं। सिटीज बनाई भी उसी लिए गई थी कि वो बढ़ेंगी, परंतु जब नए प्रोजेक्ट्स जो भी लिए जा रहे हैं तो ये काम, यहाँ पे हमारे सरकार का रोल अवश्य आता है। सोसाइटी का भी रोल है, सरकार का भी रोल है। सोसाइटी का काम है कि सरकार के द्वारा जो चीजें की जा रही हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। तो यदि सरकार के द्वारा ये निश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी जीव जो है, यदि वो इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई अपना घर बना रहा है, कोई चीज कर रहा है, तो उस पर सुनिश्चित करे कि इतना पेड़ उसको लगाना ही है। जैसे हम पर स्क्वायर फुटेज, और चाहे इवन बेटर हम उसको कर सकते हैं कि हम उसको गवर्नमेंट के थ्रू ही कर सकते हैं कि उनसे अगर इतना डेवलपमेंट वो कर रहे हैं तो उनसे कुछ एक चार्ज ले लिया जाए, जो कि इन्वायरमेंटल टैक्स या उसके रूप में, और फिर वो प्लांटेशन सुनिश्चित किया जाए। लेकिन वो प्लांटेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हम टैक्स कलेक्ट करके उससे फिर फ्री का खाना जो है लोगों में बांट रहे हैं, या फिर ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे कि पर्यावरण पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो एकदम पर्यावरण का जो पर्स है, यानी कि पूरे सरकार का, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो इन्वायरमेंट का पर्स है वो फुल्ली सेपरेट होना चाहिए। जो सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन उसमें जा रहा है, इट शुड बी यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट। और उसमें फिर जिस किसी का भी प्रोजेक्ट हम अप्रूव कर रहे हैं, किसी का बिल्डिंग हम अप्रूव कर रहे हैं, तो उसमें जो प्लांटेशन है वो गवर्नमेंट की ओर से किया जाना चाहिए। उसके देखभाल का जिम्मा चाहे उस जिसका प्रोजेक्ट है उसको दिया जाए, या फिर वो भी गवर्नमेंट अपने पास रखे, क्योंकि रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट का मूल लक्ष्य दो चीजें। सबसे पहली चीज अपने सभी के, सोसाइटी के पूरे जीवन को सरल बनाना, और दूसरा चीज होता है एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, यानी कि पैसा कमाने के अलग अलग साधन जनरेट करना। ये दो ही चीज डेवलपमेंट के मूल जो है सार है। तो ये दोनों ही मिलेंगी यदि आप उसमें एनवायरनमेंट जोड़ दोगे। अब आपने एक जगह पे एक प्रोजेक्ट बना, उससे कितने पर्यावरण से संबंधित हम कितने सारे रोजगार पैदा कर सकते हैं, और जो बंदा जिसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो रहा है उसको कुछ भी कॉस्ट नहीं आ रही है, जिसका घर आप अप्रूव करके दे रहे हो उसको कोई बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट कॉस्ट उसकी नहीं आ रही, और उन्हें रखना है। क्योंकि इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन को हमें डिस्करेज नहीं करना है, उसको हमें एनकरेज करना है। लोग ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग वो चीज अवॉइड करने के लिए अन्य 3000 चीजें कर रहे हैं।
क्योंकि हमारी सोसाइटी को ये जानना पड़ेगा, हम लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि हमारे बीच में देवता, मनुष्य और असुर तीनों रहते हैं। तो हम कुछ भी चीज करने जाएंगे तो उसको खराब करने वाले असुर हमारे समाज में ही रहते हैं। तो उनके लिए भी हमको कानून बनाने हैं, उनके लिए भी हमको जो है व्यवस्था हमारे समाज में करनी है। क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला, कभी भी हमारी सोसाइटी को कानून के हिसाब से चलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि जो कानून है वो हमारी सोसाइटी के हिसाब से होना चाहिए। तो हमें हमारे मॉरल्स को चेंज करना है, उस हिसाब से हमारी सोसाइटी को, हमारे कल्चर को उस हिसाब से चेंज करना है कि पॉजिटिव लॉज हमारे यहाँ पे रहे, जिसको कि फॉलो करना एक्सट्रीमली इजी होना चाहिए, वो डिफिकल्ट चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें जो है वो हम शहरों की ग्रोथ भी हम कर सकते हैं, उसके साथ में उन्हें हम एकदम ब्यूटीफुली कीप कर सकते हैं कि अगर आप कम से कम 1/3 पार्ट किसी भी चीज का, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कुछ भी चीज हो, उसका मिनिमम 1/3 to half जो लैंड है इट मस्ट बी कवर्ड विथ ट्रीज। ये हमको मैंडेट करना चाहिए एकदम से। अब उसमें गार्डन लगाने से जो है हमारा वो काम नहीं हो रहा है। गार्डन लगाने के लिए सब लगा लेंगे, गार्डन लगाओ, वो गार्डन इज पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट। जो आपका लॉन लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, दैट इज पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट। जो इन्वायरमेंट का पार्ट है उसका, उसमें केवल मूल चीजें आनी चाहिए। ट्रॉपिकल ट्रीज, हमको ब्यूटिफिकेशन के भी ट्रीज आप लगा रहे हो जिनसे कोई छाया नहीं बनती है, जिनसे कुछ होता नहीं है, सिर्फ धूप की तरह खड़े रहते हैं, वो ऐसे ट्रीज का भी जो है वो इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन में काउंट नहीं होनी चाहिए। वो हमारे मतलब समझ के चलो कि हमने जस्ट लगा दिए वैसा होना चाहिए, वो काउंट भी नहीं करना है। जो हमारे ट्रॉपिकल ट्रीज होते हैं, जो इजीली सस्टेन होते हैं, जो ज्यादा टाइम तक हमारे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं, उन ट्रीज को केवल हमारे जो प्रिजर्वेशन प्लान है उसमें हमको काउंट करना चाहिए। और यदि हम ऐसा कर पाएंगे 1/3 to half, ऑलवेज वी हैव टू ट्राई फॉर दैट, उससे लेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज आवर टारगेट कि हमारा देश जो है वो अगर 1/3 कवर्ड रहना चाहिए, सो दैट मीन्स बाकी जगह पे वो ज्यादा रहे चलेगा, पर वेयर एवर डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस एटलीस्ट 1/3 पार्ट that should be dedicated to tropical trees। वो 1/3 पार्ट जो है वो टोटली ट्रॉपिकल ट्रीज के प्लांटेशन के लिए डेडिकेट होना चाहिए। यदि हम ये व्यवस्था जो है अपनाएंगे तो माँ ये सब सारी चीजें बताती है कि इस तरह से यदि हम करने जाएंगे तो सारा ही बहुत ही शीघ्र ये जो हमारी पिछली पीढ़ियों ने जो भी गलतियां की हैं उनकी समझ में उस समय नहीं आई, उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट थी, पर नाउ हमारे पास कम से कम फूड अवेलेबल है, हम अपने आप को चला सकते हैं। तो नाउ टाइम हैज कम कि हम अपना थोड़ा सा पाथ स्लो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो हमारी प्रकृति है उसके साथ साथ हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, और उस चीज को हम इसी पीढ़ी में चेंज कर सकते हैं। इसका मौका आगे आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिलेगा, हमको दिक्कत जो है वहां से उठने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए उसका समय आज है, और अब से ही ये बातें जो है वो हमें समाज में इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। मेरा अगला सवाल ये है गुरुजी कि क्या हर परिवार को अपने बच्चों की तरह कम से कम एक पेड़ भी पालना चाहिए? बिल्कुल, एक ही पेड़ क्यों, हमें और पेड़ जो है अपने अराउंड में हर बच्चे पे कम से कम 5 to 10 ट्रीज हमको रखना चाहिए। अगर हमारे पास समझिए एक बच्चा है तो हमारे घर में कम से कम 5 to 10 ट्रॉपिकल ट्रीज होने चाहिए। जो हमारे यहाँ के जो वृक्ष हैं वो कम से कम 5 to 10 हमारे परिवार के संरक्षण में होने चाहिए। ये हम सबको निश्चित करना चाहिए, चाहे हमारा छोटा सा ही घर हो, घर की बाउंड्री पे आप लगा लो, आपके पास खेत है, खेतों की मेड़ पर आप वो वृक्ष लगा लो। यदि 4 बच्चे हो रहे हैं, जिसकी किसी के भी हों, तो कम से कम 40 पेड़ हो, वैसे 4 होने नहीं चाहिए किसी को। 1-2 बच्चे हैं तो कम से कम 10 से 20 पेड़ सदैव हमारे संरक्षण में होने चाहिए। अब उससे जो ज्यादा हम कर दे रहे हैं वो हमारे समाज के लिए योगदान है कि अगर कोई किसी कारण से नहीं कर पा रहा है तो भी उसके लिए चलो हम कर दे रहे हैं। तो जितने हम बच्चे कर रहे हैं और वही करना ही चाहिए। हमें जो पर्यावरण संरक्षण है उसको एक उत्सव बना देना है, इट शुड बी लाइक अ फेस्टिवल फॉर अस, और ये हमारे कल्चर का, हमारी पूजा पद्धति का एक हिस्सा होना चाहिए कि जैसे कोई त्योहार आ रहा है, चलो हम प्लांटेशन करेंगे, हर चीज में प्लांटेशन करना है। कोई किसी का बच्चे पैदा हो रहे हैं, प्लांटेशन करना है। कोई मर गया, प्लांटेशन करना है, क्योंकि एक प्लांटेशन में तो उसकी अस्थि डाल दो, एक प्लांट में तो उसकी अस्थि डाल दो, बाकी उसके लिए 100 पेड़ और लगा दो, क्या बुराई है उसमें। कोई बच्चा पैदा हो गया, उसके लिए चलो हमारे समाज में निर्धारित है कि 10 पेड़ एक बच्चे के जन्म पे हम लगाएंगे, 100 लगा दो। कोई त्योहार आ रहा है, अब होली दिवाली ये सब चीजों में हम क्या ऐसी चीजें करते हैं जिनका कोई देवता से मतलब नहीं है,
कोई जो है हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे विकार उसमें कुछ कम नहीं हो रहे हैं, हम कोई देवी देवता से नहीं जुड़ रहे हैं, उसमें कोई ध्यान नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, केवल आडंबरों के पीछे भाग रहे हैं उल्टा पर्यावरण दूषित और उल्टा हम पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। उसमें जो हमारा देव स्वरूप है, अब उसमें हम केमिकल डाल रहे हैं, उसमें हम धुआं कर रहे हैं अनायास का। अब हम कोई फेस्टिवल आ रहा है, उसमें हम कलर की गई मूर्तियों को ले जाकर नदियों में बहा दे रहे हैं, हमारी नदियों में, उससे जो मिट्टी है वो नदियों में जा रही है, कलर नदियों में जा रहा है, कलर से नदी प्रदूषित हो रही है, मिट्टी से नदी उछली हो रही है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम अपना ही कल खराब कर रहे हैं। तो फेस्टिवल्स जो होते हैं उनका कभी भी ध्येय ये नहीं होना चाहिए कि हमारा कल खराब हो, बल्कि उसका ध्येय ये होना चाहिए कि हमारा आज भी बेहतर हो और हमारा कल भी बेहतर हो। तो जितने भी घर में जितने सदस्य हैं, हर सदस्य के ऊपर कम से कम 5 से 10 पेड़ हमारे मालिकाना में होने चाहिए, ये हमें निश्चित करना है। वो हमारी मूल पूंजी है और वो कोई बेचने के लिए नहीं करना है, बेचने के लिए भी करना है तो कर लो, उसके लिए अलग से कर लो, लेकिन ये जो 5 से 10 पेड़ होने चाहिए, ये हमारा ये होना चाहिए कि ये हम चूंकि यहाँ पे आके हम जो सांस ले रहे हैं उसका जो मूल टैक्स है, जो माँ को हम टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स हम वृक्षों को लगा कर दे रहे हैं। तो इसलिए इस चीज को हमें फेस्टिवल बना लेना है, इस चीज को हमें एक एनुअल रिकरेंस की चीज बना लेनी है। और जो भी चीजें होती है, शादी विवाह हो रहा है तो भी प्लांटेशन करो, बर्थडे आ रहा है प्लांटेशन करो, आप अन्य संस्कृति की जो भी चीजें आप कर रहे हो प्लांटेशन करो, कोई फेस्टिवल आ रहा है प्लांटेशन करो, हर चीज को अपने को प्लांटेशन से जोड़ लेना है। महागुरु जी, क्या मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को बड़े स्तर पर ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलानी चाहिए? देना चाहिए। हम सभी संस्थाओं को, चाहे जो भी सामाजिक संस्थाएं और खास करके जो धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारा तो मूलभूत कर्तव्य ही जो है वह समाज की रक्षा ही होता है, समाज की को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो उसमें सबसे मूल चीज जो हो जाता है, हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपने संप्रदाय का प्रचार कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपने कल को, अपने समाज के कल को बेहतर बनाने के लिए, चाहे जिस भी धर्म के हों, चाहे जिस भी संप्रदाय के हों, चाहे जिस देवी देवता में विश्वास करते हों, परंतु एक हिस्सा जो है वो हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए और उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए खास करके हम लोगों को करना चाहिए। क्योंकि संस्था प्लांटेशन नहीं भी करे, पर अगर संस्था जो है उसके समझिए 10,000 फॉलोवर है, 50,000 फॉलोवर है, लाख 10 लाख फॉलोवर है, अगर सबसे वो 10-10 5-5 2-2 भी पेड़ लगवा दे रही है तो वो उसके लिए एक अचीवमेंट की बात हो जाएगी। खुद लगाने जाएगी संस्था तो हो सकता है उतना नहीं लगा पाए, हो सकता है उसके रिसोर्सेज का और अन्य कोई बेटर यूज उसके पास हो या फिर कुछ इमीडिएट यूज हो, परंतु जब जागरूकता उसके संस्था से जुड़े हुए, उस मंदिर से जुड़े हुए, उस देवता से, उस इष्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं, यदि उनमें वो जागरूकता फैलाएगी और यदि वो उन बातों को मानने लगते हैं तो ये संस्थाओं के लिए मूल जो है विन होगी। और यदि आपके पास सरप्लस जो भी फंड्स आ रहे हैं, एक तो अलोकेशन रखो कि अपनी संस्था के पास जो भी आ रहा है उसका एक पार्ट तो मुझे लगाना ही है, उसके बाद ऊपर से आपके पास जितना भी आ रहा है उसे प्रयास करो कि जो है वो इन्वायरमेंट के प्रिजर्वेशन में हम लोग फुल्ली उस चीज को डेडिकेट कर सकें। ये हम सबकी पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि ये शेयर्ड है, इसमें मेरा तुम्हारा नहीं है। हो सकता है हम माँ कामाख्या का कर रहे हैं, आप किसी और देवता का कर रहे होगे, कोई और धर्म का किसी और का कर रहा होगा, पर सांस तो उन्हीं पेड़ों के द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन से हम सभी को लेना है, छाया हमको उसी से मिलनी है। पैदल जा रहे हो पूरा, इस समय तो पैदल, गर्मी में तो पैदल आप निकल ही नहीं सकते हो, ऐसी चीज हो गई है पूरी, क्योंकि हर जगह पेड़ काट दिए गए हैं। हर चीज के लिए पेड़ काटना सबसे पहला चीज हो गया है और दोबारा प्लांटेशन वो हुआ नहीं। पिछली पीढ़ियों ने बहुत सारी गलतियां की हैं और उन चीजों को एक ही तरह से करेक्ट किया जा सकता है कि हमको एक मिशन मोड में जो है एक युद्ध स्तर पर अगले 10 साल 5 साल कम से कम हमको, हम सभी को, पूरे समाज को काम करने की आवश्यकता है। और ये घर से लेकर सरकार तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक, सब लोगों को इस चीज में ध्यान देने की जरूरत है। अब ये भी जैसे महागुरु जी ने बोला कि जब कुछ भी होता है, जैसे कि हर चीज में हमें कोई भी त्योहार रहता है या विवाह रहता है या कुछ भी होता है ऐसा चीज, तो उसको हम अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हम हमेशा, जब भी ये हमेशा अक्सर देखा जा रहा है कि जब भी हम खुश होते हैं, हमारी जो संस्कृति है उसमें ये होता है कि हमारी खुशी को दर्शाना मतलब एनवायरनमेंट का खराब करना, ये होता है। चाहे त्योहार आए तो उसमें पानी खराब कर लो, पानी बहा दो अननेसेसरी, उसके बाद नदियों में विसर्जित कर दो, फिर उसमें जो भी है आपका सिर्फ एक ही चीज विसर्जित नहीं होती है,
मूर्ति भी विसर्जित होती है, उसके साथ जो केमिकल्स है वो विसर्जित होते हैं, प्लास्टिक डालते हैं, उसका आपका जो भी भोग का सामान है सड़ा हुआ वो सब डालते हैं, फूल डालते हैं, तभी क्या क्या चीजें हैं जो ऑर्गेनिक नॉर्गेनिक सब डाला जाता है, उससे पूरा नदी भी दूषित हो जाती है। फिर और भी ऐसी चीजें हैं कि जैसे कि विवाह हो रहा है उसमें इतना प्रदूषण कर दे रहे हैं, दिवाली है उसमें इतना प्रदूषण हो रहा है, हवा का प्रदूषण, हर चीज में जब जब मनुष्य खुश होता है तब वो हमेशा एनवायरमेंट पे वो टोल आता है जी। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी हुई तो ये बात हो जाएगी कि आप तुम नहीं खुश रहो तो ज्यादा सही रहेगा। ये कोई सही तरीका नहीं है अपनी खुशी ये क्या जाहिर करने का, बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तो हमको दुख की बात लगती है कि हम केवल इतने स्वार्थी हैं कि केवल हम अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं और हम अपनी ही पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे, क्योंकि वो तो भुगतना तो उनको ही है। जो आज आपको मिल रहा है आप केवल एक क्षणिक चीज के लिए आप ये सब चीज कर रहे हो, क्षणिक आनंद के लिए कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। बाद में तो वो जो आने वाला चीज है वो तो आएगा। जैसे अभी आपके सामने बारिश नहीं हो रही, वर्षा नहीं हो रही है, इतनी धूप हो रही है, पानी की किल्लत हो रही है, वृक्ष कट रहे हैं, प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है। ये तो अभी का है, तो ये हम खुद ही नहीं सोच रहे, स्वयं नहीं सोच रहे हैं कि हमारे आगे वाली पीढ़ी का क्या होगा। तो अगर अपनी खुशी जाहिर भी करनी है, अगर उस चीज को मनाना है, तो पहले पर्यावरण, स्वयं को तो जैसे खुश रख रहे हो वैसे पर्यावरण को पहले खुश रखो। जब हम ये समझेंगे कि जो कुछ भी प्रकृति है, पहले एकदम से इसकी गांठ बांधे, ये माँ का ही अंग है, हम अपने शरीर को कुछ हार्म ले रहे हैं क्या? अब कोई भी त्योहार आ रहा है तो क्या हम अपने शरीर को हम सोचते हैं नहीं ये केमिकल है, ये नहीं लगाएंगे, दूसरा चीज अपने इस पे लगा लेंगे, तो फिर हम वही चीज जो है वो प्रकृति में कैसे हम डाल दे रहे हैं। हम कोई भी काम हम कर रहे हैं, उसका किसी न किसी प्रकार से नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो माँ प्रकृति पे पड़ रहा है, माँ कामाख्या के शरीर पे पड़ रहा है इस चीज को। तो वो चीज को हमको देखना है कि जो भी चीजें हम यूज करें, प्रयास ये करें कि यदि हमको यूज है बिल्कुल करो, माँ उसके लिए मना नहीं कर रही, लेकिन पहली बात वो यूज एक लिमिटेड जितना रिक्वायर्ड है उतने में करो। दूसरा चीज उसका डिस्पोजल प्रॉपर करो कि उससे जो है एनवायरमेंट पे कोई हार्म नहीं आना चाहिए। आपको पहली बात मूर्तियां बनाकर ही विसर्जित करना पड़ेगा, ये सब पहली बात समझना है कि हर चीज का ओरिजिन क्या है। जब उस समय अंग्रेज इत्यादि हुआ करते थे, पूरे गांव स्कैटर्ड हुआ करते थे, शहर नहीं होते थे, गांव के लोगों को एकत्रित करने के लिए बड़ी मूर्तियां बनाई जाती थी, फिर उसके बाद उनको विसर्जित किया जाता था। वो तब की बात थी ताकि जो पॉलिटिकल मैसेज है वो डिलीवर किया जा सके। अब आप उसको क्यों एक अपने धर्म से संबंधित करके आप उसको डाल रहे हो? उसको जड़ता का विषय नहीं बनाना है। राजनीति की जो जरूरत होती है, जो समाज की जरूरत होती है, वो वर्तमान से संबंधित होती है। उस समय में उसकी आवश्यकता थी, वो किया गया। आज उसकी आवश्यकता नहीं है और न उसका उस चीज के लिए उपयोग किया जा रहा है। क्या उन मंचों का उपयोग आज राजनीति के मैसेजेस देने के लिए किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। राजनीति के लिए हमारे देश में आज लोकतंत्र है, बच्चे बहुत अच्छी तरह से जो है प्रचार प्रसार अपना करते हैं और जो अपनी बात अच्छी तरह से रख पाता है वो जीतता है, सरकार चलाता है, जो नहीं कर पाता है वो अगली बार के लिए इंतजार करता है। और सोशल मीडिया आने से आपका मैसेज डिसमिनेट करने के अन्य बेटर वेज अवेलेबल हैं, जिसमें कि फार लेस पोल्यूशन जो है, फार लेस इम्पैक्ट जो है प्रकृति पर, नेचर पर उसका पड़ रहा है। तो हमें इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जो यस्टर ईयर्स की यानी कि पुरानी जो भी संस्कृति है वो उस समय में हो सकता है कुछ उसका यूज रहा होगा, आज उसका क्या यूज है, उससे क्या आपको पैसा मिल रहा है, उस चीज से सबसे पहला चीज देखना है। क्योंकि माँ कहती है कि इस ब्रह्मांड का इस लोक का सबसे जरूरी चीज जो है वो पैसा है। क्या आपको उस चीज से पैसा मिल रहा है? पैसा भी उसको दाव पे रख के नहीं कमाना है, पैसा भी उसी वजह से ये हालत होगी। तो पैसा भी जो है, जो मैंने पहले बताया, डेवलपमेंट, यदि पैसा कमा रहे हो तो प्रकृति को साथ में लेके चलना सीखो। अब ऐसा नहीं है कि प्रकृति, जैसे बहुत सारे लोग जो केमिकल बना रहे हैं उनको बेचारों की तो उसी से चल रही है। जो लोग जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनको लगेगा कि अगर मेरी आधी जमीन पे पेड़ लगवा देंगे, मैं मेरा आधा यूज करूँ तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो ये आसुरी प्रवृत्तियां हैं उनकी। ये आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए हमको ये भूलोक नहीं बनाना है। हमको ये भूलोक मनुष्य और देवताओं को सेटिस्फाई करने के लिए बनाना है, और असुरों को यदि यहाँ पे आना है तो वो मनुष्य और देवताओं के नियमों के अनुसार है। ये ऐसी व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। अब कुछ लोग फ्रॉड करके पैसा कमा रहे हैं, तो क्या उनके लिए हम हर फ्रॉड को लीगल थोड़ी कर देंगे? तो उस चीज को
हम सभी को जो है सोचना पड़ेगा और ऐसी चीजें यहाँ पे करो, पैसे कमाने के ऐसे स्रोत बनाओ जिससे में कि प्रकृति का हार्म जो है नहीं हो और हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़े। और कभी भी मिनिमलिस्टिक लाइफ या फिर जितनी आवश्यकता है उस अनुसार आपको करना है। मिनिमलिस्टिक मतलब ऐसा नहीं है कि, परंतु एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। किसी भी रिसोर्स का, नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए और उसके बलबूते पे डेवलपमेंट भी नहीं होना चाहिए। वो कोई डेवलपमेंट नहीं है, उसको डेवलपमेंट, उसको विकास नहीं बोल सकते, उसको पीछे जाना बोलते हैं, है ना। तो क्योंकि उसमें आप कहीं ना कहीं से केवल क्षणिक इसके लिए आप बेनिफिट के लिए आप कर दे रहे हो, पर अंत में आप तो नुकसान ही कर रहे हो ना। तो इसीलिए कभी भी उस तरह से नहीं जाना चाहिए। जो देवी का मार्ग है उसमें आपको वैराग्य भी लेने की जरूरत नहीं है और आपको एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ भी जीने की जरूरत नहीं है। दोनों चीजें, आपके पास धन है, जैसे बताया गया कि अनेकानेक मार्ग हैं उस धन को उपयोग करने के, उसका उपयोग ओवर जेलस तरीके से नहीं होना चाहिए कि अगली पीढ़ी की जो व्यवस्थाएं हैं उसका हम नुकसान कर दें। यदि एक लेवल तक हमारी व्यवस्था हो गई है तो फिर उस पे हमको सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से जो चीजें रुई हुई हैं उनको हम सुधार सकें। तो जो बच्चे जो अच्छी स्थिति में हैं, बड़े बड़े व्यापार चला रहे हैं, अच्छी खासी व्यवस्था है, उन लोगों ने अपने धन को अवश्य जो है जो रिसोर्सेज हमारी पिछली 3 पीढ़ियों ने खराब किया हुआ है, जो भी हमारी व्यवस्थाओं को, प्रकृति को खराब किया है, उसके रेस्टोरेशन में उपयोग जो है वो करना चाहिए। इसका ध्यान देना है। जैसे अभी गुरु माता जी ने बताया था, वो बहुत मुझे बात अच्छी लगी, जो सटीक थी कि जब भी मनुष्य खुश होता है तब वो सच में पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचाता है। जैसे आजकल हम देखते हैं बर्थडेज हो गया या फिर वेडिंग्स हो गई, उसमें बर्थडेज में भी आजकल फायर क्रैकर्स बहुत जलाते हैं। वेडिंग्स में भी हम देखते हैं कि काफी तादाद पर जो है फायर क्रैकर के कारण जो है पोल्यूशन बहुत, तो ये देख रहे हैं कि उसमें भी काफी पोल्यूशन होता है जो फायर क्रैकर्स हम वेडिंग्स में वगैरह भी यूज करते हैं। तो इससे अच्छा, जैसे गुरुजी आपने बताया कि जब भी हम कुछ ऐसा लगता है कि चाहे शादी हो, बर्थडे हो, तो हमें प्लांटेशन करना चाहिए कि बर्थडे हो तो चाहे 100 पेड़, जैसे भी आपकी इच्छा हो, 10 पेड़ हो, 50 हो, 100 हो, या फिर वेडिंग भी हो तब भी हम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने मैसेज हमें दिया है और वो याद रहेगा ना जी। आप आज जो सेलिब्रेट कर लो, आप सोचो मैं फोटो निकाल के सोशल मीडिया पे डाल दूं, उससे मेरी मेमोरी बनेगी। वो चीज क्यों करनी है? आप वो याद रखोगे, ये वाला मेरा, समझो हर एक जीव का अपना अपना जंगल रहे, तो उसमें ये वाला जंगल का पार्ट मैंने लगाया था जब मेरी शादी हुई थी। अब देखो ये पेड़ इतना बड़ा हो गया। ये वाला जंगल का पार्ट मैंने तब लगाया जब ये मेरा बच्चा पैदा हुआ था, तो ये देखो इतना बड़ा हो गया। ये लॉन्ग लास्टिंग, आपकी मेमोरीज को जो है वो वृक्षों में सजो दो। सोशल मीडिया पे डाली हुई फोटो कब तक रहेगी और वो अगली पीढ़ी भी याद रखेगी। ये मेरे दादा परदादा की जो है शादी के टाइम पे लगाया गया था, ये उसके टाइम पे लगाया गया था, ये उसके टाइम पे लगाया गया था। तो उन मेमोरीज को हम लॉन्ग लास्टिंग, जैसा बता रही है माँ, और जो है बेटर बना सकते हैं और साथ में उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं कि वो एक इवेंट भी बन जा रहा है और दूसरी ओर से पर्यावरण को हार्म भी नहीं हो रहा है। जैसा माँ ने बताया कि खुश होने पे पर्यावरण को हार्म नहीं करना है, हमें खुश होने पे सदैव ये प्रयास करना है कि हमारी खुशी के साथ साथ पर्यावरण भी खुश हो और जो सूक्ष्म जगत के जीव हैं वो भी खुश हो। जी महागुरु जी, एक थोड़ा सा इसी में एक प्रश्न है मेरा, क्या हम विदेशी सजावटी पौधों की बजाय अपने क्षेत्र के जो स्थानीय पेड़ होते हैं, क्या मतलब जो अपने स्थानीय, उनमें कुछ ज्यादा महत्वता होती है और उनमें कुछ कम, ऐसा कुछ है? अब वो तो समझने की चीज है ना कि जो भी लोकल पेड़ रहते हैं, कहीं के भी रहे, किसी भी क्षेत्र के रहे, उनका लोएस्ट मेंटेनेंस में वो ग्रो हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ के नीम आपको कहीं भी दिख जाएंगे पड़े हुए, आम आपको कहीं भी दिख जाएंगे पड़े हुए। जो हमारे यहाँ के वृक्ष हैं, उन पहली बात क्या है, वो टेम्परेट क्लाइमेट के वृक्ष हैं, उन्होंने अडाप्ट किया हुआ है वैसा। उनका जो शेड रहता है वो बहुत प्रॉपर रहता है और वो गर्मी में भी अपने यहाँ सर्वाइव कर लेते हैं, अपने यहाँ की बारिश भी झेल लेंगे, वो अपने यहाँ की ठंडी भी झेल लेंगे। एकदम लोएस्ट मेंटेनेंस। हमारा प्रयास क्या है, पहली बात कि संस्कृति को पूर्ण रूप से बदलने में बहुत समय लगेगा, तो फिलहाल तो हमको एक्शन के थ्रू ही उसको इम्प्लीमेंट, बाय फोर्स इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो उस चीज के लिए जो है यह जरूरी है कि हम अपने आप को तो सेटिस्फाई करें, समाज को भी सेटिस्फाई करके रखें, क्योंकि तभी उस चीज को किया जा सकता है। अगर हम ये सोचेंगे कि हम ऐसे पेड़ लगा दें जिनको हजारों रुपए जो है मेंटेनेंस में लग रहा है हर महीना, तो फिर उन पेड़ों को कितना ही लगाएंगे। और दूसरा चीज, वो चलेगा कितने दिन हमारे यहाँ पर? एक बार आप उसको पानी नहीं डालोगे गर्मी में सूख जाएगा वो। और हमारा जो है वो इतने साल से खड़ा हुआ है,
हजार साल के वृक्ष हमारे देश में पड़े हुए, वट का वृक्ष लगा लो आप, बढ़िया से पीपल लगा लो, ये सब अच्छी छाया देने वाले वृक्ष हैं और साथ में इजीली ग्रो होने वाले। और लोकल वृक्ष भी और रहते हैं, हर जगह पे लोकल वृक्ष है हमारे देश में, क्योंकि हमारी जलवायु बहुत बदलती है ऊपर से नीचे तक। तो जो लोकल वृक्ष होते हैं, जो इजीली उग आते हैं, उन पर अवश्य हमको ध्यान उन पे ही देना है और वही लगाना है। और कैसे माँ बहुत अच्छे से जानती है कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अनुसार उसने पेड़ों को जन्म दिया है पर्टिकुलर इसमें। तो जैसे यहाँ पे धूप बहुत पड़ती है तो आपको ऐसे पेड़ दिखेंगे ज्यादातर कि जो ज्यादातर छांव देंगे, है ना, जैसे वट है, पीपल है, आम है, ये बहुत घने और आसानी से लग जाने वाले, कि मतलब ऐसे जो जिनको इतनी पानी की आवश्यकता भी नहीं है फिर भी लग जाते हैं और कई वर्षों तक रहते हैं, जिनको आपको मेंटेन भी नहीं करना पड़ता। वही अगर आप जाके समंदर की कोस्ट लाइन पे अगर आप देखेंगे तो ये पेड़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तापमान एक मेंटेन रहता है इतना ज्यादा, तो फिर वहाँ पे कोकोनट और अलग पाम इस तरह के पेड़ दिए अपने आप ही वो व्यवस्था जो है वो सुंदर की है, पर हम मनुष्यों की वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। और वो इम्बैलेंस हमको नहीं करना है क्रिएट, हमको एस्थेटिक बने रहना है। हमारे भी वृक्ष जो है लाइन से आप लगा दो बहुत सुंदर लगते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता कि बाहर के वृक्ष लगाएं तो ही वो सुंदर लगेंगे। और दूसरा चीज, जब बात ये आए कि सस्टेनेबल क्या है और एस्थेटिक क्या है, तो सस्टेनेबल को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, एस्थेटिक सेकंड नंबर पे आता है। पर एस्थेटिक्स भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे वो दो जंगल के लोगों को आपके घर में आने पे डर लगे, तो उसको साइड साइड में अच्छे से लगा लो और आराम से वो मेंटेन हो जाते हैं। कभी भी देवी एक ही बात सबसे पहले याद रखना है, माँ एक ही बात बार बार बोलती है, तमस नहीं बढ़ाना है किसी भी चीज में। तो ऐसा चीज मत करो कि तुम्हारा जीव रोए कि मैं एक वृक्ष लगा दिया हूँ, उसको पालने में मेरे बच्चे की फीस से ज्यादा पैसा लग रहा है, ऐसा चीज नहीं करना। गुरुजी, मैं अब जो है जल संरक्षण की कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। तो इसमें पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि भारत में जो है पानी की समस्या का सबसे बड़ा मतलब क्या कारण है, और प्रकृति या हमारी लापरवाही, मतलब इसमें क्या आपको लगता है? जल यह बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में बनती जा रही है। उसके पीछे सबसे पहला चीज जो हमने अभी तक डिस्कस किया, डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा उसका कारण रहा है। सबसे बड़ा नहीं बोलेंगे पर वन ऑफ द रीजंस जो है वो डिफॉरेस्टेशन रहा है। दूसरा चीज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हम पॉपुलेशन पे वर्क नहीं कर रहे हैं और उल्टा जागरूकता के कारण जो लोग पॉवर्टी से ऊपर उठ जा रहे हैं, यानी कि गरीबी से ऊपर उठ जा रहे हैं, वो लोग जो एक दो बच्चे कर रहे हैं फिलहाल वर्तमान में, उन लोगों के मन में भी गलत तरह की पॉलिसीज डाली जा रही हैं, गलत तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि पॉपुलेशन एक लेवल पे रहना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी नहीं है, हमको पॉपुलेशन को घटने देना पड़ेगा, इस बात को हमें ध्यान रखना है। वो आज की स्थिति देखते हुए कि नहीं हम बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में हैं तो इसलिए जो है हम ग्लोबल स्टेज पे सरवाइव कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, उस समय जितने अंग्रेज आए थे उनसे कहीं ज्यादा हमारी पॉपुलेशन थी। हमारे ऊपर मुगलों ने राज किया, जब वो जितने लोग वहां से आए थे उनसे कहीं ज्यादा हम लोग थे। तो पॉपुलेशन जो होता है ये न तो आपका डिफेंस है, न ये आपके डेवलपमेंट का कारक है। उल्टा जो नकारात्मक पॉपुलेशन होती है, यानी कि जो पॉपुलेशन कंट्रीब्यूटरी नहीं है, वो बढ़ने देने पर आपका नुकसान ही होना है। तो सबसे पहली बात अवेयरनेस नीचे से ऊपर तक फैलानी है। दूसरी चीज जो है पॉपुलेशन को कम करने के हर मार्ग को अपनाना है। कुछ चीजें आपको फोर्सफुल करनी पड़ सकती है कुछ कम्युनिटीज के लिए, वो चीज करना है। किसी को भी अगर कपल हैं 2 से ज्यादा जो संतान अलाउ भी नहीं करना है। कुछ स्टेट्स में हम देख रहे हैं जहाँ पे जो रिप्लेनिशमेंट रेट होता है उससे कम जिनका फर्टिलिटी हो गया है, वो लोग अभी नई स्कीम्स निकाल रहे हैं कि बच्चा पैदा होने पे आप जो है कुछ अमाउंट उसमें दे रहे हो, आप इंसेंटिव आप दे रहे हो। अब आप ये सोचो वो इंसेंटिव ले कौन रहा है? वो इंसेंटिव कोई जिसके पास धन है वो आपके इंसेंटिव के लिए बच्चे पैदा नहीं करेगा। वो बच्चे कौन करेंगे? जो बच्चों के लिए वो आपका इंसेंटिव लगभग 6 महीने 8 महीने का उनका खर्चा है, वही लोग उस इंसेंटिव के पीछे भागेंगे। तो उससे आप कौन सी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो? आप अपनी डिपेंडेंट पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हो। डिपेंडेंट पॉपुलेशन को बढ़ाकर आप कभी भी एक डेवलप्ड नेशन नहीं हो सकते हो। हमको एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह नहीं सोचना है। मैं बात जल की ही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये पॉपुलेशन जब बढ़ेगी, ना ये आपकी जो गवर्नमेंट से आप मैसेज दोगे, ना ये उसको मान पाएगी, उसको समझेगा ही नहीं, ना उसके पास उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज रहेंगे, तो वो उसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकती है। तो आप कैसे कराओगे?
उस चीज को। तो यह जरूरी है ध्यान रखना हमें कि पॉपुलेशन को किसी भी हाल में हमें रोकना पड़ेगा और अपनी पॉपुलेशन को घटने देना पड़ेगा। माँ कहती है इस समय हमारी पॉपुलेशन लगभग 4 to 5 टाइम्स ज्यादा है, 1-2 गुना नहीं, 4 to 5 टाइम्स जितना हमारा देश सपोर्ट कर सकता है उससे 4 to 5 टाइम्स मोर पीपल आर हियर राइट नाउ। और उसके कारण हमारी प्रकृति पर, हमारे संसाधनों पर, हमारी हर चीज पर जो है प्रेशर आ रहा है, ज्यादा प्रेशर आ रहा है। आप इतना प्रेशर सोचिए कि माँ को यहाँ पे आ गई, उसी चीज को सही करने के लिए आई। ये मैसेज आज हम दे रहे हैं आपको, तो हम भी तो आप लोग जो व्यवस्था आज तक एग्जिस्ट कर रही थी उसी व्यवस्था से हम लोग भी आए, तो वो पर्सपेक्टिव बदला वो माँ के आने के बाद, जब माँ ने बताया कि इस तरह की गलतियां हम लोग कर रहे हैं। तो एक पहली बात, संतान नहीं हुई ये भी सही है, कोई जरूरत नहीं है संतान करने की, आवश्यक चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज हमारे समाज में अब तक भ्रांति थी सांस्कृतिक रूप से, उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे पॉपुलेशन पे, आपके साथ जो है अवश्य हम पूरा एक पॉडकास्ट लेंगे उसमें। तो वो बच्चा एक भी करने की जरूरत नहीं रहती है। पहले तो ये समझना है, जिनके पास बहुत ज्यादा है, आपके पास ऐसा लग रहा है कि कुछ देने के लिए है समाज को देने के लिए, तो बच्चा आप जन्म करो, अन्यथा बच्चा करने की, चाहे लड़का या लड़की दोनों में से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यदि एक हो चुका है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपका काम चल जाएगा। आपने अगली पीढ़ी को कुछ देने की आपकी क्षमता है, तो आप अवश्य उस बच्चे के थ्रू आप समाज में ट्रांसफर कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है लड़की हो गई लड़का चाहिए, उस बात के बारे में मत सोचो, क्योंकि इन द एंड आप उससे क्या कर रहे हो, आप उससे केवल जो है समाज के ऊपर एक बर्डन बढ़ा दे रहे हो, खुद के ऊपर भी बर्डन बढ़ा दे रहे हो अननेसेसरी। और एक जीव को जबरदस्ती सूक्ष्म जगत से खींच के आप लेके आ रहे हो मनुष्य में, और यदि उसका पोशाक गलत रहेगा, कुछ गलत आपके कुछ गलत कर्म रहेंगे, तो आपके यहाँ पे गलत जीव जन्मेगा, तो वो जो है पूरी जिंदगी भर प्रताड़ित रहेगा। तो बच्चे नहीं हुए सबसे अच्छा, एक हुए बहुत हो गया, एक हो चुका है दूसरा करने की जरूरत नहीं है, 2 हो चुके हैं, दोनों लड़कियां हैं या दोनों लड़के हैं, बंद करो। उसके बाद तो बात ही नहीं होनी चाहिए, तीसरे की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, चाहे जो अवस्था हो, अपने बच्चे चाहे जिस स्थिति में हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, किसी भी अवस्था में तीसरे बच्चे की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को हमें सबसे पहले देखना है। क्यों? क्योंकि जल संकट बहुत निकट है, हम लगभग देख रहे हैं उस चीज को, इतना निकट जल संकट जो है हमारे सामने है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन के कारण और ग्राउंड वाटर को बहुत अधिक मात्रा में यूज किए जाने के कारण, हमारे जो और रिप्लेनिशमेंट नहीं होने के कारण, उससे जो है ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत नीचे जा चुका है। पूरे देश भर में ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है और निरंतर एवरी पासिंग डे वो नीचे जा रहा है। शहरों की स्थिति तो जो खराब है वो है। तीसरा चीज इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो है कि पिछले जब से राजाओं ने जो है व्यवस्था छोड़ी और हमें डेमोक्रेसी बने हैं, तालाबों को बनाना लगभग बंद हो चुका है। जो कि पहले के समय 2 चीजों में पैसा खर्चा किया जाता था। जो हमारी राजतंत्र जब हुआ करता था तो राजा लोग 2 चीजों में पैसा खर्चा करते थे, एक मंदिर पर और दूसरा जो है तालाब खुलवाने पर। तो दोनों ही चीजें बंद हो गई हैं। तो मंदिर तो ठीक है, चलो मंदिर अभी वर्तमान का हमारा टॉपिक नहीं है, पर तालाबों पर पैसा सरकार का लगना चाहिए। यदि तालाब रहेंगे तो हर गांव के पीछे, यह हमें नहीं देखना है कि बस शहरों के लिए तालाब बना रहे क्योंकि शहरों में जनसंख्या रह रही है। हर गांव के पीछे एक अच्छा कुआं बावड़ी, पहली बात बहुत सारे गांव में जो पुराने राजा थे उन्होंने बना के रखा है, पर वर्तमान समय में भी हम सबको ये ध्यान देना चाहिए कि हर गांव के स्थान पर तालाब बनना चाहिए। और हर गांव के यहाँ पर बंजर भूमि होती है, उस बंजर भूमि पे न तो आज पेड़ लगे हैं और न वहां पे तालाब खुदा है। मॉडर्न स्थितियों का उपयोग करके बंजर भूमि पर भी तालाब बनाए जा सकते हैं। तो वो चीजों के पीछे हमें ट्राई करना चाहिए हमें, क्योंकि देखो जो रिसर्च साइंस का यूज क्या है, साइंस का यूज रिलीजन को खंडन करने के लिए यूज करने वाले सब बेवकूफ लोग हैं एक नंबर के। साइंस का मूल यूज जो है वो मानव व्यवस्था को, मानवीय लाइफ को यहाँ पर इस लोक में बेटर करना ही है। तो जो भी हमारे पास, हर गांव के पास जो भी बंजर भूमियां हैं, उन बंजर भूमि पर, खाली भूमियों पर पहली बात फॉरेस्टेशन करो और दूसरा चीज तालाबों को लगाओ वहां पर। ये नहीं कि जंगल काट के तालाब लगा रहे हो,
जो भूमि है उस पे तालाब लगाओ, जंगलों को जंगलों के स्थान पे रहने दो और उसके साथ तालाब बनाओ। उससे क्या होगा, क्योंकि गांव में हो चाहे शहरों में हो, दोनों जगह ग्राउंड वाटर यूज किया ही जा रहा है। तालाब रहेंगे तो वो जो लेवल है वो हमेशा बढ़ता रहेगा। उसके साथ में चौथा चीज हम लोगों को करना है कि हर घर के साथ, जैसा हमने बताया फॉरेस्टेशन कर रहे हैं हम, हर जो घर बन रहे हैं उसमें 1/3 to half कवरेज जो है वो हर लैंड पार्सल पर जो भी लैंड जो है वो रिक्लेम किया जा रहा हो या फिर एग्री से कन्वर्ट किया जा रहा हो, उन पे सब पर फॉरेस्टेशन होना चाहिए। सेकंड थिंग जो है वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग में इस समय जो दिक्कतें आती है, पहली बात अवेयरनेस नहीं है, दूसरा चीज अननेसेसरी एक्सपेंडिचर के रूप में उस चीज को नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसे एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के रूप में किया जाना चाहिए। अब ये व्यवस्था भी जो है या तो जिसका घर बन रहा है, जो प्रोजेक्ट बना रहा है उसके ऊपर डाल दी जाए, या तो इसका भी शुल्क लेकर ये व्यवस्था कम्युनिटी लेवल पर सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी रोजगार जनरेट होने की बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। ये पर्यावरण जो है ये डेवलपमेंट का एक जरिया हो सकता है। अगर हम लोग आज फॉरेस्टेशन की ओर जाएं, अब तालाब पहले के समय में, क्योंकि यही चीज होती थी पहले के समय में, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रीज जो हैं, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, जो मॉडर्न व्यवस्था, मॉडर्न साइंस की व्यवस्थाएं जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, यही एम्प्लॉयमेंट पहले के समय में एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन और रिलीजन प्रोवाइड किया करते थे। एवरीबॉडी वाज एम्प्लॉयड। है थोड़ी भूखे मर रहे होते तो आज हम लोग थोड़ी होते, तो वो लोग वही चीज किया करते थे और वो सस्टेनेबल था। बट द प्रायोरिटीज वर डिफरेंट एट दैट टाइम। उस समय की रिक्वायरमेंट अलग थी। अब आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चीजों को आगे बढ़ाना है, तो इन चीजों को साथ में लेके हमें चलना पड़ेगा। गुरुजी, अभी काफी भक्तों का ये मतलब प्रश्न था कि आने वाले समय में पानी तेल से भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। अब बहुत सारे देशों में है ही, कई देश ऐसे हैं जहां पर वास्तविक रूप से ये चीज है कि जो है वहां से, तो जहां पर फ्रेश वाटर नहीं है, जिन जगहों पर रेगिस्तान में समंदर के किनारे बने हुए जो देश हैं, उन देशों में ये व्यवस्था आज भी है। और हम लोग, हमारी जो पॉपुलेशन है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उन लोगों का चीज ब्लाइंडली अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, परंतु ये हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो उस लेवल तक लगभग अगले 100 साल नहीं पहुंचने वाला है। हम बातें जो कर रहे हैं ये तो हम प्रयास की ओर लेके जा रहे हैं ना, पर उस लेवल पर अगर जो हम बातें कर रहे हैं इनको हम फुल्ली इम्प्लीमेंट करेंगे, तब जाके वो 1, 2, 3 जनरेशन में हम उस जगह पर पहुंचेंगे। और आज की हम बात करें तो ऐसी चीज हमारी कभी नहीं होगी। हमारे लोग 100 रुपए 150 रुपए लीटर पानी कभी खरीद ही नहीं पाएंगे आज की जो इकोनॉमी है उसके हिसाब से, क्योंकि हमारे देश में देखा जाए ज्यादातर लोग तो जो है पानी खरीदने जितना महीने भर में पानी लगता है, अगर उस रेट से हम देखेंगे उतनी तो कमाई नहीं है हमारे देश में। तो ये अवश्य ही भविष्य में होगा यदि हम अपने रहन सहन के तरीकों में, अपनी डेवलपमेंट की जर्नी में जो है हम एनवायरनमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। और पानी का जो है वो पूरा संबंध पॉपुलेशन से इसीलिए है, डायरेक्टली इसीलिए है क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से ही पानी की आज किल्लत है। और इनका जो मिसयूज हो रहा है रिसोर्सेज का, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वो पॉपुलेशन से हो रहा है ना, हम ही मनुष्य से हो रहा है। कोई जानवर तो नहीं कर रहा उसमें, उसका योगदान कुछ नहीं है इन सब चीजों में। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो पानी का जो स्तर नीचे जा रहा है, वो केवल हमारे जितने जैसे जैसे मनुष्य बढ़ रहे हैं, बस इसी वजह से ये सब हो रहा है। तो वो डायरेक्ट उसका संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात की पॉपुलेशन को ये लोग जो बोलते हैं कि कुछ बहुत बेसलेस आर्गुमेंट्स आजकल होते हैं कि पॉपुलेशन के क्यों आप बंधन लगा रहे हो, अगर गरीब है तो क्या हुआ, उसको आप एजुकेशन दो। जो सिटीजन्स है उनको ये बात बताना समझ में आना चाहिए कि हमारा जो लैंड है कंट्री का वो लिमिटेड है। तो हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से वो लैंड नहीं बढ़ने वाला है, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। हम उसमें कितना अनाज लगाने वाले हैं, हम कितने पेड़ लगाने वाले हैं वो भी लिमिटेड है। हम कितना पानी उसमें हार्वेस्ट कर सकते हैं वो भी लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं होने वाला। तो अल्टीमेटली हमको एक अपना दिमाग लगाते हुए उसे कम करना चाहिए, ना कि माइंडलेसली ये बोलना है, सेंटिमेंट्स में घुसे जाना है कि क्या हुआ वो गरीब, ऐसा नहीं है। सिंस उनको उस बात का रियलाइजेशन नहीं है, और केवल गरीब ही नहीं, सबने उसका प्रयास करना चाहिए कि पॉपुलेशन को
हर ओर से कम ही करना है। अब ये हम नहीं समझते, अब सेंटिमेंट्स लगा रहे हैं तो उसमें सेंटिमेंट्स नहीं लगाएंगे कि समझो एक अगर व्यक्ति है और 10,000 अगर केवल महीना कमा रहा है और 4 से 5 बच्चे पैदा कर रहा है, तो वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो उन बच्चों की क्या गलती है कि जिनको आप पैदा यहाँ कर लेके आए वो बच्चे, अगर आप उनका तो पैदा खराब करते हो गया ना, उसका तो बंटवारा होगा ना। अगर उसका इतना सा लैंड है जी। उसमें 5 बच्चों का हिस्सा होगा। बैठ के जो आर्गुमेंट बेसिस आर्गुमेंट्स कर रहे हैं कि उनको शिक्षा दे दो, शिक्षा देने से लैंड नहीं बढ़ने वाला, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बढ़ने वाले। ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कर दे कि उनका एजुकेशन वो बना दे। आज जो भी आप फॉरेन में देख रहे हो केवल और केवल इसीलिए ज्यादा सही है, उनका जो भी डेवलपमेंट जो दिख रहा है, जो पर कैपिटा दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वो इसीलिए अच्छा है क्योंकि उनमें डेंसिटी कम है। उनका जितना लैंड है, उनका जितना रिसोर्स है, उस अनुसार उनका पॉपुलेशन कई गुना कम है, इसलिए आज वो सब हो रहा है। तो अगर आपको वैसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए अपने लैंड में, तो सबसे पहली बात है पॉपुलेशन को एक इसमें नियंत्रित करना पड़ेगा। हमारे यहाँ के हर कपल को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा पॉपुलेशन कम करने में। वो कैसे करेंगे? अगर आप कपल हो, कोई संतान आप नहीं कर रहे हो, तो आपने कंट्रीब्यूट किया। क्यों? क्योंकि आप दोनों के जाने के बाद वो आपने कुछ बढ़ाने में योगदान नहीं दिया, यानी कि दो तो कम हो गए। कंज्यूम करने वाला कोई नहीं, कंज्यूम करने वाला आप कोई छोड़ के नहीं गए। और ये सब नहीं सोचना है कि मेरा जो अभी लोगों का 2-5 एकड़ जमीन रहता है उसके लिए बच्चा पैदा कर लेते हैं। आप क्या दे रहे हो अगली पीढ़ी में? 2-5 एकड़ की जमीन की खेती में आज का जो है संसार नहीं चल पा रहा है बच्चों का। आगे जब महंगाई बढ़ेगी तो क्या ही चलेगा। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं मेरे बाद मेरा कौन देखेगा, वो आप भूल जाओ। आप अपना देखो, अपनी चीज देखो, और उसके बाद जो भी छोड़ा जब आए थे, जिनके थ्रू आए थे, उनका कुछ उन्होंने कुछ खाया हुआ था आपका? जो आपके माता पिता थे उन्होंने आपका पूर्वजन्म में कुछ खाया हुआ था क्या? कुछ नहीं खाया था, बस आपके कर्म वैसे थे इसलिए आप उनके यहाँ जन्मे हो, बस इतनी सी चीज है। तो आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हो। यदि आप किसी को नहीं दोगे तो आपके रिसोर्सेज को सोसाइटी आगे कंज्यूम करेगी। ये इस प्रकार से होना चाहिए। मेरा ही शरीर से उत्पन्न बच्चा कंज्यूम करना चाहिए, ये एक रॉन्ग माइंडसेट है, टोटली रॉन्ग माइंडसेट है। और इसी माइंडसेट के कारण आज हम इस अवस्था में पहुंचे हैं। और ये लोग हमेशा ये बोलते हैं कि एजुकेशन देना चाहिए, आपका शिक्षा बराबर नहीं है, गरीब को आप एजुकेट करके आप डेवलप करा दीजिए, या जो भी अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको डेवलप करा दीजिए। तो एजुकेशन से क्या होगा? पेट नहीं भर सकते आप, एजुकेशन से पेट नहीं भरा जा सकता। रिसोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे सस्टेनेबल रिसोर्स, जिससे आपका पेट भर सके, आपकी हवा अच्छी रह सके, आपको पानी मिल सके। ये तो बेसिक थिंग्स है ना। इसको आप छोड़ के डेटा सेंटर पे डेटा सेंटर बनाओगे और अपने रिसोर्सेज को बर्न कर दोगे तो कब तक चलेगा? तो डेवलपमेंट में हमें चॉइस होना चाहिए कि कौन सी चीज को हमको चूज करना है कि वो हो हमारे यहाँ, और कौन सी चीज को चूज करना है कि हमारे यहाँ नहीं हो। बिल्कुल उनको बनाने देना है, डेवलपमेंट को करने, उनको डेटा सेंटर बनाने देना है, लेकिन फिर उनको बोलना है कि हमारे जो है हमारे देश में इतना तालाब आपको खोदना है, इतना आपको फॉरेस्टेशन करना है हमारे यहाँ पर। डेवलपमेंट को हमें अपने फेवर में उसको स्क्यू करना है। थोड़ा बहुत तो हमारा यूज करो, वो हम समझ सकते हैं कि आज हम कम है तो तुम हमारा थोड़ा बहुत यूज कर लो, लेकिन इस प्रकार से यूज मत करो कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम हमारी जो व्यवस्था है, क्योंकि हम अंडर डेवलप्ड है, हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो हमारे लिए जो व्यवस्था है उस चीज का उपयोग डेवलप्ड नेशंस की कंपनीज को हमें नहीं करने देना है। हमारे रिसोर्सेज को हमें बचा के रखना है, और यदि हमारे रिसोर्सेज को यूज कर रहा है तो उसके देश में जितना डेवलपमेंट हो उतना डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे उसको करने के लिए मजबूर करना चाहिए। और इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट करने के लिए हमें मजबूर करना चाहिए। उसका कुछ पार्ट जो है वो हमारी वर्तमान गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है। बड़ी बड़ी चीजों को वो नकार दे रहे हैं क्योंकि वो लोग हमारा एक्सप्लॉइट करना चाह रहे होते हैं, हमारे संसाधनों को, हमारी पॉपुलेशन को। तो सरकार ऑलरेडी इस दिशा में काम कर रही है, पर कुछ चीजें जो है वो बदलनी भी आवश्यक है। मेरा अगला सवाल रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेके है। क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है हर घर और हर बिल्डिंग में अनिवार्य होना चाहिए? हमने अभी इसके पहले भी उस बात पे चर्चा की कि ये तो मतलब अंग होना चाहिए। यदि एक भी बिल्डिंग बन रही है, एक भी चीज हम बना रहे हैं, तो उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पार्ट होना चाहिए। क्योंकि वो क्या रहा है, हम लोग जो भी बिल्डिंग्स बना रहे हैं उनको टोटल कंक्रीट कर डाल रहे हैं, यानी कि ग्राउंड वाटर नीचे जाने का कोई मार्ग ही नहीं बच रहा है। उसको हम ऊपर से निकाल रहे हैं, जो भी हमारे छत में भी जो वाटर आ रहा है उसको ले जाके नालियों में डाल दे रहे हैं। नालियाँ पूरी कंक्रीट की, सारा चीज ले जाकर उसके बाद नदियों में डाल दे रहे हैं, उससे हमारा नदियाँ भी पॉल्यूट होंगी। तो पहला चीज ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश होने नहीं दे रहे हैं किसी भी प्रकार से।
दूसरा चीज जो फ्रेश वाटर हमारे पास है उसको भी हम पॉल्यूट कर दे रहे हैं, तो ये रॉन्ग डेवलपमेंट है। अब इस चीज को हमें सुधारना चाहिए कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, जितना कंजम्पशन डिसाइड होना चाहिए, साइंटिफिक रूप से वो कैलकुलेट किया जा सकता है। आप इतने रूम्स बना रहे हो, इतना चीजें वहाँ पे, इतनी पॉपुलेशन वहाँ स्टे करने वाली है, इतना एनुअल आपका वाटर कंजम्पशन होना है, सो फॉर दैट द रिप्लेनिशमेंट हैज टू बी देयर। और उसके लिए आपको जो अंडरग्राउंड टैंक्स वगैरह रेन वाटर हार्वेस्टिंग के होते हैं वो आपको बनाने पड़ना चाहिए, वो मैंडेटरी होना चाहिए। भले हमारा कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट आज ज़्यादा रहेगा, लेकिन हम ऐसा चीज करेंगे कि अगली आने वाली पीढ़ी हमको गाली नहीं देगी, जैसा हम अपनी प्रीवियस पीढ़ियों को हम लोगों को करना चाहिए। परंतु संस्कृति के मोह में बहुत ज़्यादा पड़े हुए हम लोग वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, पर हमें बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि पिछली कुछ पीढ़ियों ने जो है टोटल माइंडलेस वर्क किया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और ठीक ही है, थोड़ा बहुत हद तक तो ठीक है कि खाने को भी नहीं था हमारे पास, तो हम ऐसी चीजें नहीं सोच सकते थे, पर इस पीढ़ी को हमें सोचना पड़ेगा, अन्यथा अगली पीढ़ी को सोचने पर भी उसको रिवर्स करने का चांस नहीं है। और एजुकेटेड जो पीढ़ी है अपने आप को जब वो बोलती है कि एजुकेटेड है करके, तो एजुकेटेड केवल एक ही इससे है कि अगर आप इन्वायरमेंट का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एजुकेटेड नहीं। अगर आप माइंडलेसली डेवलपमेंट किए जा रहे हो, एनवायरमेंट को दाव पे रखते हुए, तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं, आपसे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल भी उस चीज को अगर अनदेखा कर रहे हो और केवल सेंटिमेंट्स पे बेस्ड होके ये बोल रहे कि नहीं ये भी चलेगा वो भी चलेगा, और केवल खैरी पुलाव पकाने से या थॉट्स से हमारा हो जाएगा, या ज़्यादा हम उनको लिटरेसी रेट हमारा अधिक करा देंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसको जो 2 टाइम का खाना लगने वाला है वो लगने वाला है, उसको जो पानी चाहिए वो भी लगेगा ही, उसको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो है ना। तो हमें पहले एजुकेशन वो है जो ये समझेगा कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए हमको क्या कदम उठाना चाहिए। अगर आप वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को ही अनदेखा कर दे रहे हो तो आपसे बड़ा कोई अनपढ़ कोई नहीं। तो हमें एजुकेटेड अगर बनाना भी है सोसाइटी को तो इस तरह से बनानी है, ना कि उस तरह से। पहले बेसिक नीड्स फॉलो करो और उसका आप रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया फुलफिल करिए, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाना। और हमारी सोसाइटी जो है पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है, ये बेसिक थिंग्स को पूरा अनदेखा करके सेकेंडरी चीज़ों पे सारा चीज़ अपना उस पर अपना पूरा लाइफ वेस्ट कर दे रही है, जिसकी वजह से हमारा जो भी इतना जो क्राइसिस हो रहा है एनवायरमेंट का, इसी वजह से है। गुरुजी लगातार नीचे जा रहा ग्राउंड लेवल जो भविष्य के लिए मतलब कितना बड़ा खतरा है। अब वो तो हम आज ही देख रहे हैं, कई जगहों पर हजार फीट तक जो है ग्राउंड वाटर नहीं मिल रहा है, तो उसका तो हम भुगतान अभी से कर रहे हैं। अगली पीढ़ी इसका, यदि जो व्यवस्थाएं अभी माँ बता रही हैं कि ऐसा होना चाहिए, यदि इन चीज़ों को हम अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो अगली आने वाली पीढ़ी को बहुत ही दुर्दिन जो जल संकट के रूप में, वायु संकट के रूप में वह उसे देखना ही पड़ेगा। और इसलिए इसमें बदलाव करने की बहुत अधिक आवश्यकता है हमें, क्योंकि पहली चीज़ हमारा जो कल्चर है, जो हमारा फूड हैबिट्स हैं, वो सारी जो है वो वाटर बेस्ड है कि हम मसाले ज़्यादा खाते हैं, हम लोग हर तरह से, हमको एवरीडे स्नान करना जरूरी है। हम लोग ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, अगर नहीं स्नान करोगे तो आप बदबू मारोगे। उन लोग वेस्टर्न लोगों की तरह स्थिति नहीं है कि 4-4 दिन 5-5 दिन आप नहाओगे नहीं फिर भी चल जाएगा। तो और हमारे यहाँ 2 बार नहाए तो भी जो है, क्योंकि हमारी हैबिट्स सब, हमारी टोटल हैबिट्स जो हैं दे आर बेस्ड ऑन हैविंग गुड सोर्स ऑफ वाटर। तो उसके लिए हमें इंश्योर करना है कि हमारे हर एक इंडिविजुअल को, जो भी हमारे हिंदू मंडल से हमारे भारत देश में जन्म ले रहा है, उसके लिए रिसोर्सेज रहें। और उसके लिए यह जरूरी है कि हम लगभग एक पीढ़ी, जो लोग संपन्न हैं, जो वास्तविक रूप से समाज में डिफरेंस कर सकते हैं, केवल उन लोगों को ही जो है एक संतान जन्म करने की उन लोगों का अलाउड होना चाहिए। हमारी पॉपुलेशन को हमको 1/4 1/5 पे लेके जाना जरूरी है, ताकि उसके बाद वाली पीढ़ी में हम रिप्लेनिशमेंट टोटली कर सकें। और उसके बाद इस लर्निंग को, जो हमारी लर्निंग रहेगी, जो हमारी इसके पहले वाली पीढ़ी ने 7-7 8-8 10-10 12-12 14-14 बच्चे जो है जन्म किए, उसके बाद वाली पीढ़ी ने 3-3 4-4 बच्चों को जन्म दिया, ये दोबारा गलती ना हो। और पूर्व में वही व्यवस्था थी, हर किसी को संतान उत्पत्ति का जो है
अलाउड जो है वो हर किसी को नहीं रहता था। सभी पूरे विश्व में, हमारे देश में नहीं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हुआ करती थी उनमें भी सब में ये रूल हुआ करता था, क्योंकि आप सोसाइटी पे बर्डन नहीं डाल सकते हो। ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपको जो है किसी के प्रति उसमें जाति होती, कोई जाति की बात नहीं है। यदि आप सोसाइटी में जो चीज है, जाति तो उस जीव पे आप कर रहे हैं ना ऑलरेडी, जिसको आप जन्म दे रहे हो, जिसको आप, अगर वो पशु बना होता तो वो जो है अपनी चीजें फेंड ऑफ कर देता, क्योंकि उसका शरीर वैसा रहता। जब आप मनुष्य बनते हो तो आपको पुरुषार्थ के मार्ग से धन कमाकर ही आप अपने ऊपर संसाधनों को खर्च कर सकते हो। इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, कम से कम उस जीव पे दया करनी चाहिए, क्योंकि वो आप ही से उत्पन्न होने वाला जीव है। तो कम से कम अगर उसके ऊपर अगर दया करनी है तो उसको मत पैदा नहीं करना है। अपने बच्चों पर ये समझना है कि अपने फ्यूचर के बच्चों पर जो सबसे बड़ा उपकार हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि उन्हें जन्म ना दें, कि वो अपनी यात्रा में रहें और आगे बढ़ते रहें। और हमें भी यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें दोबारा यहाँ आने की आवश्यकता ना हो, और उसके लिए माँ की सेवा जरूरी होती है। माँ की सेवा करो, यहाँ पे लाखों लाख साल यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब माँ की पुनः इच्छा होगी तो फिर यहाँ पे वापस आएंगे, पर ये हर 10 साल 20 साल 100 साल 200 साल में यहाँ पे आने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। और कॉस्मिकली भी, आध्यात्मिक रूप से भी अगर देखा जाए तो भूलों पे आना बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आप समझो, ये बहुत बखान शास्त्र बहुत करते, पुराण पुराण तो बहुत ज्यादा बखान करते कि ये अवतार को हमने इतनी तपस्या करके बुला लिया, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप पाप कर रहे हैं। आप भगवान को उनकी उस स्थिति से, उनके लोक से, इतने बड़े लोक से, देवलोक से सीधा पतित करके इस लोक पे यहाँ पे आना, मतलब क्या पतित होना है, पतित ही हो रहे हो ना। आप अगर पाताल जाओगे तो आपके बहुत आपकी ये तो नहीं होगा। और जो भी माँ बाप आपको अगर समझो पाताल में अगर कोई तपस्या करके बुला रहा तो आप उसके आप क्या मानेंगे, आप स्वयं के लिए क्या मानोगे? आप ये बोलोगे ना कि ये तो खराब कर रहे हैं, ये मुझे पतित करा के वहां पे ले जा रहे हैं, तो ये तो वो बात हो गई। दूसरी बात कि असुरों को भी जो अपन बुला रहे हैं नीचे से ऊपर, वो भी खराब बात है। तो कुल मिला के पृथ्वी पे आनंद सही नहीं है। अब हम तो आ गए क्योंकि ये तो किसी और का पुरुषार्थ था, हमारा तो था नहीं, पर हमारे इसमें अभी ये पुरुषार्थ है कि और आगे की पीढ़ियों को हमको नहीं लेके आना। और माँ कहती है कि ये कोई बुरी चीज नहीं है कि यहाँ पे मनुष्य नहीं रहेंगे। अगर पृथ्वी पे कोई भी मनुष्य ना रहे, एक भी ना रहे, तो भी वो अच्छी बात है, वो कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये देश रहना, कोई भी देश हो, वो देश में पॉपुलेशन रहनी ही चाहिए, उसके टाइप के लोग रहने ही चाहिए, उसकी संस्कृति के लोग रहने ही चाहिए, उसकी भाषा के लोग रहने ही चाहिए, क्योंकि नहीं रहेंगे। सब धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट होगा ही, एक दिन सब कुछ समाप्त होना ही है, वो उसी ओर बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम शून्य से आए हैं तो शून्य में विलीन तो होंगे, शून्य में जाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम आज भुगत क्यों रहे हैं बिना मतलब का? अपने लिए जीने के बजाय हम किसी और जीव को ला दे रहे हैं। वो अभी आपकी 20 22 25 साल की उम्र रहती है, उसमें आप बच्चा पैदा कर ले रहे हो, आपकी जिंदगी पूरी निकल जा रही है उस बच्चे के पीछे। फिर 60 साल के होते हो तब समझ में आता है वो बच्चा इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जीने जा रहा है और आपने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब 60 साल के बाद आपके पास जीने लायक कुछ नहीं बच रहा है, तो वास्तव में आप अपना जीवन जी ही नहीं रहे। जबकि यहाँ पे आए हो तो अपना कल्याण करने के लिए आए, अपना जीवन जीने के लिए, उस पुरुषार्थ, उस मन का उपयोग करने के लिए आप यहाँ पे आए हो। तो अत्यधिक जो है, पहली बात, जिन लोगों ने भी ये मूर्खता फैलाई कि लड़का होना जरूरी है, लड़की होना जरूरी है, ये सब केवल सांस्कृतिक मूर्खता है। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं, इसका पारलौकिक व्यवस्था से कोई संबंध नहीं, कोई पूर्वज बनना कोई जरूरी नहीं होता है। पितरों का आप ऐसी कोई अवस्था में रहो ही मतलब कि आपको यहाँ से कोई पिंडदान दे तो आप आगे बढ़ो। आप जो है माँ की सेवा करो, माँ की सेवा करने वाले भक्तों को भूख प्यास लगती ही नहीं है। आप किसी के पूर्वज बनते ही नहीं हो, आपको जरूरत ही नहीं है उस चीज की। तो जो मूल पारलौकिक व्यवस्था है उसका पालन करना जरूरी है, न कि जो मनगढ़ंत मानव निर्मित जो व्यवस्था है, जो पूर्वजों की व्यवस्था है, उस चीज में जाने का प्रयास ही हमें नहीं करना है। तो इसके लिए, और उससे हम अभी आज समझ पाए कि हमारे डिफॉरेस्टेशन के पीछे हमारा पॉपुलेशन ही कारण है, जल संकट जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है एकदम से, उसके पीछे कारण है। और आगे भी हम यही सब लर्न करेंगे कि पॉल्यूशन इत्यादि जो कुछ भी हमारे लिए गलत है, उसके पीछे मूल कारण जो है वो पॉपुलेशन रहा है। गुरुजी, अगर हमने आज पानी नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी मतलब कीमत चुकानी पड़ेगी? तो चुकानी पड़ेगी। ग्राउंड वाटर जो है, जिस हिसाब से हम कंक्रीटिंग करते जा रहे हैं, ग्राउंड वाटर धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है।
हम उसको केवल पुल आउट कर रहे हैं, अंदर वो जाने का कोई मार्ग उसके पास है ही नहीं। हमारी रोड सीमेंट की, हमारे घर सीमेंट के, हमारी हर चीज सीमेंट की। सीमेंट जो है वो पूरा उतना एरिया जो है हम जितना कवर कर दे रहे हैं पृथ्वी का, उतना पार्ट ग्राउंड वाटर रिटेंशन में बिल्कुल कोई सहयोग ही नहीं कर रहा है, और वो हम ज्यादा से ज्यादा करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें उस चीज को रोकना है, लेकिन यदि हमने समझिए रोड बनाई, उतनी लंबी रोड बनी, तो हमको ये निश्चित करना है कि उतना एरिया का तालाब हमको वहां पे खोदना है, उतने एरिया जंगल का हमको जो है उस क्षेत्र में लगाना है, उसी क्षेत्र में लगाना है। ये नहीं कि कहीं और पे जाके लगा दें। तो उससे क्या होगा कि वो हमको बैलेंस मेंटेन करना है, और वो हमको अब साइंस का यहाँ पे यूज है, वो हमें प्लान करना है कि कितना, अगर समझो हम इतनी लंबी रोड बना रहे हैं जिसका इतना स्क्वायर फुटेज हो रहा है, या फिर इतनी जगह पर हमने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी उसका इतना स्क्वायर फुटेज हमारे सिटी का हो गया, तो उस कितना हमको उसमें से तालाब बनाना चाहिए और कितना जंगल हमको लगाना चाहिए कि वो एरिया हमारा ऑफसेट हो जाए। और ग्राउंड वाटर, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो होता है वो चैनल्स में रन करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका, अगर समझिए आपकी सिटी यहाँ पे है और अगर जंगल थोड़ा सा दूर में रहा, आधा किलोमीटर दूर रहा, तो आपके यहाँ पे ग्राउंड वाटर नहीं आएगा, आ जाएगा वो, लेकिन फिर उसको आधा किलोमीटर दूर रखो, 400 किलोमीटर से वो नहीं आएगा। उसको अपनी सिटी के जस्ट बाहर में आप जो है तालाब का प्रबंध करो और जंगलों का प्रबंध करो, कि ताकि जो है ग्राउंड वाटर फ्लो वो आपका मेंटेन है, और वो कनेक्टिंग रखो। क्यों? चारों ओर से उसको करो, ऐसा नहीं कि एक और कर दोगे दूसरी ओर से कुछ कनेक्शन ही नहीं है, तो वो फ्लो जो है वो थोड़ा सा आपका हिंडर होगा। तो उसमें रिसर्च हमको करनी है, हम लोग कोई उससे एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उस चीज को जैसा माँ बताती है, जैसा दूध बताते हैं कि व्यवस्थाएं जो है वो साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से आप लोग करेंगे, मनुष्य लोग उसका पुरुषार्थ करेंगे, तो देवी देवता आवश्यक जानकारी प्रोवाइड कर देंगे, और आपको वो प्लान करने में, अपने घर को, अपनी सिटीज को प्लान करने में आपको अवश्य आसानी है। और साइंस का मेनली यूज वही है कि जो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट से उसको टेक केयर करें, ना कि उसको अवॉइड करते हुए अलग ही दिशा में लेके जा रहे हो और अलग ही चीज उनको पूरा अनदेखा करके उनको दाव पे लगा के अपना अलग से डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये साइंस नहीं, ये मूर्खता है। साइंस इसीलिए बनाया गया है कि जो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कितना सुंदर, आप उसको कितना मजबूत और सुदृढ़ कर सकते हैं, वो साइंस का रिक्वायरमेंट है। और बाकी चीजें, क्योंकि हमारी जो कमाई है वो तो यही है। ये क्या है, आज आपका कोई थ्योरी रह रहा है, कल को बदल जा रहा है। आज आपकी इंस्ट्रूमेंट्स भी काम आ रहे हैं, कल को वो भी बदल जा रहे हैं। कल तक नेट नहीं था, आज नेट आ गया। कल तक टेलीविजन का इशारा बोलने वाला था, आज वो बदल गया। ये तो एवर चेंजिंग है। पर जो नहीं चेंज होने वाला है और जिसकी रिक्वायरमेंट हमेशा हमें रहेगी, जैसे आज टीवी की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, नेट आ गया, सोशल मीडिया आ गया, टीवी की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। परंतु पेड़ की हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी, पानी की हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी, जमीन की रहेगी। जो आप उसको पूरा कंस्ट्रक्शन में चला दे रहे हो और एक व्यक्ति 10-20 महल बना के बैठ रहा है, जिसके पूरे परिवार में 2 या 4 लोग हैं, तो ये तो एक्सप्लॉयटेशन हो गया ना, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो गया। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इसकी तो हमेशा आजल में रहेगी, हमको भी रहेगी, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी रहेगी। वो ये कोई टीवी और नेट की तरह नहीं है कि हाँ उसी समय 90s तक था, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं, अब दूसरा आ गया। और ना कि उनका कोई रिप्लेसमेंट है, ना पेड़ों का कोई रिप्लेसमेंट है, ना वाटर का कोई रिप्लेसमेंट है, ना हवा का कोई रिप्लेसमेंट है, ना लैंड का कोई रिप्लेसमेंट है। ये बिल्कुल इरिप्लेसेबल है। तो ये आपको इसके लिए सारा वर्क करना है, इसी के लिए साइंस किया गया था। तो इन्होंने ठीक उल्टा कर दिया, उस चीज को पूरा नजरअंदाज करके उन्हीं में से सारा चीज निकाल के निचोड़ के अलग ही ऐसी चीज, क्षणिक चीजों में डाल रहे हैं कि जिसका मतलब कोई अर्थ नहीं है, जिसको कोई मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट। मतलब इसी को आप एक्सप्लॉयटेशन कह सकते हैं। ये हो रहा है कि केवल रिसोर्सेज की बर्बादी हो रही है। गुरुजी, गुरुमाता, अभी मेरे कुछ अगले सवाल युवा और समाज के लिए रहेंगे कि आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे। तो उसमें मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर आज के युवाओं को पर्यावरण बचाने के लिए कुछ संकल्प लेने हो तो वो कौन कौन से लेने चाहिए? जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, सबसे पहला चीज कि अपनी खुशी को पर्यावरण से जोड़ लो, पर्यावरण खराब करने के पीछे नहीं पड़ना है। तो अपना कुछ भी फेस्टिवल हो रहा है, ट्री प्लांट करना है, दुख भी आया तो भी ट्री प्लांट करना है, सुख भी आया तो भी ट्री प्लांटेशन करना है। ये इंडिविजुअल लेवल की बात होगी। उसके बाद उठते हुए कम्युनिटी लेवल पर जो है वो, जैसा हमने बताया, जो आपकी सरकार जो है लगा के जा रही है, पेड़ों वृक्षों को लगा रहे हैं, तो हम लोगों को, गांव वालों को और जो शहर वाले भी रहें, जो भी रहें, तो हम सबको ये निश्चित करना चाहिए कि वो पेड़ रहें।
कोई पेड़ जल रहा है, आपका घर सामने ही, आप जलने देते हो, उसको सरकार लगा के गई है, तो उसमें खाद पानी आप डाल दोगे 10-20 रुपए 50 रुपए का, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। सरकार के लेवल पर जो चीजें हम लोगों ने बताई, माँ ने जो भी बताया वो हमने बताया, हमारे मुंह से जो भी चीज सुन रहे हो ये माँ की इच्छा है। अपना व्यक्तिगत दायित्व समझ के करना चाहिए, ना कि ये सरकार का है तो जाने दीजिए, वो कहे वो सरकार आपकी ही है, वो कोई पराई नहीं है। अब अगर अंग्रेजों के जमाने का नहीं रह गया कि वो कोई और है आपके ऊपर ये राज्य कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। समाज में जो ये चीज है कि हमारी पार्टी की सरकार नहीं है तो हम उसके अगेंस्ट चलेंगे, नहीं, उसके अगेंस्ट एक बार चलो, जब वोटिंग आती है तब तुम्हारा आइडियोलॉजी नहीं फिट हो रहा है, तुम अपनी पार्टी को वोट दो। पर बाकी जो 5 साल होते हैं वो पूरे समय अपनी सरकार के प्रति समर्पित रहना है और उसको अपनी ओर से पूरा योगदान देना है कि ताकि आपका समाज जो है उन्नत हो, आपका जीवन सरल, सुगम और सही तरीके से कैसे चले, इस पे हम सभी को ध्यान देना है। तो ये नहीं कि सरकार प्लांटेशन लगा के गई तो दूसरी पार्टी की सरकार है तो हम उस प्लांटेशन को उगने नहीं देंगे। बहुत सारी जगहों पर अपने देश में ये भी चीजें हो रही हैं कि उसको क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। तो ये सब बेवकूफी वाली चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। हर कदम पर अपनी सरकार का सहयोग करना है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए जो भी हर समय में किसी भी पार्टी की सरकार हो, परंतु हर समय में जो बच्चे चलाते हैं अपने देश को वो पढ़े लिखे रहते हैं, उनकी बुद्धि रहती है, उनकी मेंटालिटी वैसी रहती है, उनको सिखाया वैसा जाता है कि वो हमेशा हमारे समाज का भला ही चाहते हैं। तो यदि प्लांटेशन आपके यहाँ पे सरकार द्वारा कराया गया है, आजकल बहुत सारा ये जो होती है दूध हम लोगों को बताते रहते हैं बच्चे लोग कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो बहुत सारे पेड़ वृक्ष जो है वो मर जाते हैं। तो वो इसलिए मरते हैं क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन उसमें नील रहता है। यदि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा तो हमारे जो प्लांटेशन ड्राइव्स होती है, हमारी सरकार हर साल करोड़ों वृक्ष लगाती है, उन वृक्षों को भी हम संरक्षित कर पाएंगे और साथ में हमें जो है अपनी ओर से जो वृक्ष प्लांट कर रहे हैं वो तो करनी है। गुरुजी, अगर देश का हर नागरिक सिर्फ एक छोटा सा पर्यावरण से जुड़ा संकल्प ले और तो क्या भारत में बड़ा बदलाव आ सकता है? उसी बात पे तो हम लोगों ने पूरा आज का पॉडकास्ट लिया कि अपने लिए क्या करना। सारी चीजें हमारी इंडिविजुअल लेवल पे थी, सरकारों को तो जो करना वो करें, वो तो जब समाज में बदलाव होगा, जब इंडिविजुअल लेवल पे बदलाव होगा तो समाज में बदलाव होगा, समाज में बदलाव होगा तो नियम कानून अपने हिसाब से अपने आप बदलेंगे। तो इंडिविजुअल लेवल पे आप अपना घर बना रहे हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग रखो, उसमें आप पेड़ पौधे लगाओ, आप उसमें जो है ये निश्चित करो कि यदि आपने पेड़ काटे हुए हैं, यदि पेड़ काटना पड़ा है तो उससे ज्यादा पेड़ों को आप लगाओ अपने स्थान पर। अपने घर में बच्चे जन्म ले रहे हैं उन पे पेड़ लगाओ, शादी विवाह हो रहा है उस पे पेड़ लगाओ, त्योहार आ रहे हैं उन पे पेड़ लगाओ। त्योहार आने में आप दिवाली में 5,000 रुपए के पटाखे उड़ा दे रहे हो, उससे अच्छा 5,000 रुपए के आप जो है 50 पेड़ लगा दो बढ़िया से लाकर, और उन 50 पेड़ों का संरक्षण करो अच्छे से। तो ये चीजें जो है हम लोग हमको और सामाजिक तौर से जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं जिसमें आप डोनेशंस क्रिएट मतलब लेते हो डोनेशंस और उसके बाद आइडल वगैरह स्थापित कर दे, डीजे वीजे बजा के खाना बना के उसमें जो वेस्ट कर देते, उससे अच्छा अगर वही डोनेशंस लगा के वाटर हार्वेस्टिंग या कहीं कुआं खोद दिया जाए, कितना उस कम्युनिटी के लिए सब सही रहेगा। और उसमें ये भी नहीं सोचना है कोई रोजगार का लॉस होगा, रोजगार का लॉस कभी नहीं होता है, रोजगार सदैव शिफ्ट होता है। जैसे पुराने समय में जिन चीजों में रोजगार होता था आज उसमें नहीं है, लेकिन अन्य चीजों में नया रोजगार बना दिया है। तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, जब हम पर्यावरण संगत डेवलपमेंट करने लगेंगे, विकास करने लगेंगे, तो जो आज पर्यावरण को नष्ट करने में जो रोजगार है, जो प्लास्टिक के कारखानों में जो रोजगार है, जो केमिकल की फैक्ट्रीज में जो रोजगार है, वही रोजगार जो है वो पर्यावरण संरक्षण में बन जाएगा। जो बच्चे आज शादी में बाजा बजाने के काम आ रहे हैं, कल को वही बच्चे जो अन्य चीजें हम करने लगेंगे, जो हमारी संस्कृति में परिवर्तन होगा, वहां पर उनको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब टोटली एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट होगा और ज्यादा मात्रा में जो है होगा अच्छा होगा और वो अच्छा रहेगा, उससे कुछ प्रोडक्टिव चीज निकलेगी। जो ये हम जो वेस्टेज कर दे रहे हैं एंटरटेनमेंट के पर्पज से और ऐसे ही बिना मतलब के कल्चर के नाम पे जो भी चीज हो रही है, क्योंकि ये तो आध्यात्म भी नहीं है, तो कल्चर है, क्योंकि अभी भी कुछ 100 वर्ष से चालू हुआ है, कुछ 50 वर्ष से चालू हुआ है, अंग्रेजों के सांस्कृतिक चीजें, सांस्कृतिक उस समय की रिक्वायरमेंट, उसका कोई आध्यात्म से कोई लेन देन नहीं है। तो जिससे नहीं लेन देन है, तो अगर क्यों ना हम उसको पर्यावरण बढ़ाने के लिए मतलब उसकी और संरक्षण और उसको और फ्लरिश कराने के लिए अगर हम उसको करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा वो चीज। गुरुजी, मेरा आखिरी सवाल इससे ये रहेगा कि
आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को लेके मतलब आपका क्या संदेश रहेगा, आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे मूल है जागरूकता फैलानी, पूरे समाज में जागरूकता होनी चाहिए, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास में हम लोग रहें या फिर अमीर हो, सब में जागरूकता पर्यावरण के प्रति होनी चाहिए। किसी के भी काम से पर्यावरण को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। गरीब ने नहीं हार्म पहुंचाना है, मिडिल क्लास ने भी नहीं हार्म पहुंचाना है और अमीर ने भी नहीं पहुंचाना है। कि अगर आप अमीरों का जो भी, क्योंकि इन द एंड सब रोजगार से संबंधित है, गरीबों का रोजगार ऐसी चीजों पर आश्रित नहीं होना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को हार्म हो। मिडिल क्लास ऐसी जगह नौकरी नहीं करनी चाहिए जिससे कि पर्यावरण को हार्म हो। जो अमीर लोग हैं वो लोग ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए समाज के लिए, जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग ऐसे निर्णय समाज के लिए नहीं लेने चाहिए जिससे कि इन्वायरमेंट को हार्म हो। यदि तीनों लेवल पर हम लोग जागरूक रहेंगे, अपनी हर चीज में सबसे पहले सोचेंगे कि मेरे ये जो चीज मैं करने जा रहा हूँ इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो फिर अवश्य ही जो है हमारे समाज में परिवर्तन आएगा और जागरूकता के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो सब में सभी और सभी संस्थाओं का, सभी मंदिरों का, सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का ये जो है रहना चाहिए कि हम समाज में जागरूकता करें। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी, माता जी, आपने आपका कीमती समय हमें दिया और काफी वक्तों की मुझे मैसेज आए, बहुत सारे पॉडकास्ट के माध्यम से जो है काफी सारे सवाल मोमेंट्स से संबंधित थे वो मतलब क्लियर करना था हमें। तो बहुत ही सुंदर तरीके से माता जी और आपने कैसे पर्यावरण को बचाना चाहिए और हमें प्लांटेशन कैसे करना चाहिए और अभी की पद्धतियों में क्या बदलाव के हमें एनवायरनमेंट में करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए। तो बहुत अच्छे तरीके से यूथ को भी अभी समझाया है। तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं धाम की ओर से और मेरी ओर से भी। और आगे भी आप पॉडकास्ट में जो है इसी संबंधित जो है काफी सारे प्रश्न आपसे कवर करना चाहेंगे। तो आज के पॉडकास्ट में हम यही रहते हैं और आपका बहुत धन्यवाद महागुरु जी। जय जय। जय जय।